हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। और आप सुन रहे हैं अनिल मोहन का देवराज चौन सीरीज का नॉवेल जिन। तो चलिए दोस्तों, इस शुरू करते हैं इसका भाग 3। वो कार उस शानदार इलाके के भीतरी सड़क पर धीरे धीरे सरक रही थी। कार के शीशे काले थे। हर तरफ बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। शांत इलाका था। कार को राजन ड्राइव कर रहा था। बगल में राहुल नाम का 32 वर्षीय व्यक्ति बैठा था। पीछे वाली सीट पर मदान मौजूद था। एक का एक राजन ने कार सड़क के किनारे रोकी। इंजन चालू ही रहने दिया। बोला, यहाँ से 5वां बंगला है। काले रंग का गेट है। हो सकता है जगमोहन बंगले पर हो। तो राहुल ने उसे देखा। मैं पहले वहाँ जाता हूँ, बंगले के भीतर देखूंगा, जो भी स्थिति हुई फ़ोन कर दूंगा। तुम फंस सकते हो। जगमोहन हुआ तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मदान गंभीर स्वर में बोला। शायद जगमोहन बंगले पर ना हो। राजन गंभीर स्वर में बोला। वो गुलशन, प्रीतम और केवड़ा को डकैती के बारे में समझा रहा है दूसरी जगह पर। देवराज चौहान के कहे मुताबिक उन्हें योजना समझा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर ही देवराज चौहान वहाँ जाता है। ऐसे में अब 3 दिन से उसे देवराज चौहान नहीं मिल रहा है, तो वह देवराज चौहान की तलाश कर रहा होगा। वो बंगले में बैठने वाला नहीं। फिर भी वो बंगले पर मिल गया तो कह दूंगा कि चोरी करने आया था। आखिर वो कब तक मुझे बैठा कर रखेगा। पुलिस को बुलाने ज़रा। जेब में कोई कागज़ पत्र तो नहीं? मदान ने पूछा। कुछ भी नहीं, रुमाल, सिगरेट और 500-700 रुपया है। मदान ने सिर हिलाया। राजन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पैदल ही लापरवाही से आगे बढ़ गया। राहुल बाहर निकला और कार के साथ घूमकर वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। मदान ने अपने पास ही सीट पर रखे मीडियम साइज़ के सूटकेस को देखा। उस पर हाथ फेरा और थपथपाकर सिगरेट निकाली और सलगाकर कश लिया। उसमें और राहुल में ज़रा भी बात न हुई। 10 मिनट बाद बेल बजी। मदान ने मोबाइल फ़ोन निकालकर बात की। रास्ता साफ है। राजन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने खिड़की से भीतर प्रवेश किया और बाहरी दरवाज़ा खोल दिया है। आप भीतर आ सकते हैं। ठीक। मदान ने फ़ोन बंद करके जेब में डालते हुए राहुल से कहा। कार यहीं छोड़ दो, हमें बंगले पर चलना है। सब ठीक है, ये सूटकेस उठा लो। वे दोनों कार से निकले। राहुल ने पीछे वाली सीट पर पड़ा मीडियम साइज़ का सूटकेस उठा लिया था। दोनों पैदल ही आगे बढ़े और काले गेट वाले बंगले के सामने ठिठके। फिर आगे बढ़कर दोनों ने भीतर प्रवेश किया और कुछ पैदल का रास्ता पार करके बंगले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। वे भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही राजन खड़ा था। ये देवराज चौहान का बंगला है। राजन क्या उठा। वो यहाँ गुप्त तौर पर रहता है। इस बंगले के बारे में कोई नहीं जानता। सुनने में आया कि नगीना नाम की लड़की से देवराज चौहान ने शादी कर रखी है, परंतु सावधानी के तौर पर उसे साथ नहीं रखता। कहीं और ही रहती है वो। तो मैं नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है। नहीं। तो फिर वही बात करो जो तुम्हें पता हो। राहुल जी, कहाँ कहाँ वो माइक्रोफोन और कैमरे लगाने, ये मैं राजन को बता रहा हूँ। तब तक तुम बाहर नज़र रखो। ऐसा ना हो कि अचानक जगमोहन हमारे सिरों पर पहुँच जाए। मैं बाहर नज़र रखता हूँ। मदान ने राजन को देखा। आओ। यहाँ पर वीडियो कैमरे और माइक्रोफोन हमने इस तरह से लगाने कि यहाँ पर होने वाली हर तरह की हलचल हमें सुनाई दे और कंट्रोल रूम में हम देख सकें। जी। उसके बाद 2.5 घंटे लगाकर मदान और राजन ने पूरे बंगले के 20 से ऊपर पॉइंट चुने जहाँ वीडियो कैमरे और माइक्रोफोन गुप्त तौर पर लगाने थे। फिर मदान ने निगरानी करने की जिम्मेवारी संभाली और राजन राहुल सूटकेस खोलकर वीडियो कैमरे और माइक्रोफोन फिट करने लगे। सारा काम फुर्ती से शुरू हो गया था। अगला दृश्य। रात के 10 बजे तक राहुल और राजन ने बिना रुके काम किया। तब जाकर वीडियो कैमरे और माइक्रोफोन फिट करने का काम समाप्त हुआ। मदान खिड़की के पास कुर्सी रखे बैठा बाहर देख रहा था। बाहर रात का अंधेरा था और जहाँ वो बैठा था वहाँ से भारी गेट स्पष्ट नज़र आ रहा था। राजन मदान के पास आया। सारा काम हो गया, राजन बोला। कोई जगह रह तो नहीं गई? चेक कर लिया दोबारा से। मदान ने बाहर देखते हुए सिगरेट सुलगाई। रिसीवर के माउथ पीस में माइक्रोफोन फिट किया। हाँ, कर दिया। एक बार फिर देख लो कि कहीं माइक्रोफोन लगाने की ज़रूरत हो और ना लगाया हो। अभी चेक कर लेता हूँ। राजन जाने लगा तो मदान ने टोका। किसी जगह को देखकर शक तो नहीं पड़ता कि हमने यहाँ छेड़छाड़ की है? मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। राजन ने गंभीर स्वर में कहा। इस बात को हम नहीं महसूस कर सकते। जो यहाँ रह रहा हो वही महसूस करेगा। अगर कमी रह गई हो तो? मदान की आंखों में सख्ती उभरी। कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जानते हो कि काम खराब होगा तो क्या हो सकता है। यस सर। राजन एकाएक सतर्क दिखा और पलट कर चला गया। 1 घंटे बाद राजन और राहुल दोनों पास पहुंचे। काम पूरा हो गया। मदान उठ खड़ा हुआ। पलट कर दोनों को देखा। कोई कमी नहीं। अपनी हर चीज़ यहाँ से उठा लो। कोई तार, कोई भी पेज गिरा ना हो। हमने सब कुछ देखभाल कर लिया है, राहुल बोला। गुड, हम यहाँ से निकल रहे हैं। राजन, तुम दरवाजे वगैरह वैसे ही बंद कर दो जैसे पहले बंद थे। उसी खिड़की से बाहर आना जो खुली हुई थी।
ऐसा कुछ बदलाव ना हो कि बाहर आने वाले को शक हो कि यहाँ कोई आया था। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। वे वहाँ से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद राजन भी आ गया और वे कुछ दूर खड़ी कार में बैठकर वहाँ से चल पड़े। अगला दृश्य। आधी रात का वक्त हो रहा था। 2 बज रहे थे जब थके हारे जगमोहन, गुलशन, प्रीतम और केवड़ा मिले। उन्होंने इलाके का हर नर्सिंग होम और अस्पताल छान मारा था, परंतु कोई सफलता नहीं मिली थी। देवराज चौहान की हवा भी उन्हें कहीं ना मिली। सबसे ज़्यादा परेशान जगमोहन नजर आ रहा था। मुझे लगता है देवराज चौहान किसी काम से शहर से बाहर चला गया है, प्रीतम बोला। और वो एक्सीडेंट? केवड़ा ने प्रीतम को देखा। एक्सीडेंट हुआ होगा, परंतु 2-4 घंटों में वो ठीक हो गया होगा। कोई काम होगा उसके पास शहर से बाहर का काम, वहाँ चला गया, प्रीतम ने सोच भरे स्वर में कहा। मुझे फ़ोन किए बिना जगमोहन ने टोका। उनकी निगाह जगमोहन पर गई। वो हमारे पास आ रहा था, देवराज चांद ने ये कहा भी, मुझे रास्ते में था। जगमोहन इन शब्दों को चबा कर कह उठा। और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश हो गया। पता चला कि वहाँ से निकलती कोई एम्बुलेंस उसे ले गई। उसके बाद कुछ पता नहीं उसका, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं पता। एक बात हो सकती है, गुलशन बोला। क्या? केवड़ा ने उसे देखा। वो एम्बुलेंस किसी दूर के अस्पताल या नर्सिंग होम की होगी। देवराज चौहान को वहाँ ले गई होगी। ये हो सकता है, प्रीतम ने सिर हिलाया। लेकिन ऐसे में हम देवराज चौहान को तलाश नहीं कर सकते। पूरे शहर भर में हज़ारों नर्सिंग होम, अस्पताल होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे। वे चुप से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सच में बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आ गई है, गुलशन ने सोच भरे स्वर में कहा। कहाँ हम करोड़ों रुपए की डकैती करने जा रहे थे। डकैती की सारी योजना तैयार कर ली थी। अब तक हमने डकैती कर भी ली होती, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे ख्याल में इस तरह देवराज चौहान को तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रीतम बोला। हमें शांति से बैठ जाना चाहिए और देवराज चौहान के आने का इंतज़ार। अगर वो मुसीबत में हुआ तो? केवड़ा ने उसे देखा। वे दोनों केवड़ा को देख कर रह गए। जगमोहन क्या उठा। एक रास्ता है देवराज चौहान का पता करने का। क्या? अगर एम्बुलेंस देवराज चौहान को यहाँ से दूर किसी अस्पताल में या नर्सिंग होम में ले गई है, तो वहाँ के थाने में उसके बारे में खबर की हो। ऐसे में हम शहर भर के थानों से पता कर सकते हैं कि उस शाम कोई घायल तो किसी अस्पताल में नहीं पहुँचा। जगमोहन ने कहा। ठीक है, पता कर लेते हैं, गुलशन बोला। लेकिन ऐसा हुआ तो उस थाने वालों ने वहाँ के थाने को अवश्य खबर की होती कि उनके इलाके में हुआ घायल यहाँ पर इलाज करा रहा है। फालतू की बात छोड़कर हमें शहर भर के थानों से पता करना चाहिए, प्रीतम बोला। ये काम अभी करते हैं, जगमोहन ने कहा। सुबह तक कोई नतीजा हुआ तो सामने आ जाएगा। एक बात पूछूं? प्रीतम को देखा। हाँ, हमारे पास डकैती की पूरी योजना है, सब कुछ है। अगर देवराज चांद ना मिला तो हम भी डकैती कर सकते हैं। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान आ उभरी। योजना पास में होने से डकैती जैसे काम पूरे नहीं होते। तुम भी तो साथ में हो, मैं क्या करूँगा? जब तक योजना बनाने वाला साथ नहीं, योजना बेकार होती है। क्योंकि जिसने योजना बनाई होती है वो और भी कई बातें अपने पास रखता है, जो कि मौके पर बताई जाती है। उम्र बीत गई मेरी देवराज चांद के साथ, परंतु आज तक मैं ये बात नहीं जान सका कि डकैती में उसका कौन सा दिमाग काम करता है कि हर बार वो सफल रहता है। प्रीतम, केवड़ा, गुलशन उसे देखते रहे। वैसे भी जब तक देवराज चौहान नहीं मिलेगा मैं कोई काम नहीं करूँगा। मुझे देवराज चौहान की ज़रूरत पहले और दौलत की बाद में, जगमोहन ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। उन तीनों ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जो भी हो, करोड़ों की डकैती करनी है तो देवराज चौहान को तलाश करना ज़रूरी था। वे इसी काम में पुनः लग गए। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 11 बजे मदान उस कमरे में पहुंचा जहाँ देवराज चौहान को बेहोश करके रखा गया था। वहाँ पर राजन और डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे। काम पूरा हो गया है। मदान को देखते ही डॉक्टर क्या उठा। कंधा दिखाओ। डॉक्टर ने देवराज चौहान का कंधा थोड़ा ऊंचा किया। मदान ने अच्छी तरह कंधा देखा। अब वहाँ ऐसा कोई कट नज़र नहीं आ रहा था कि देखकर लगे कि कंधे से कोई छेड़छाड़ की गई है। महीन सी, हल्की सी कट जैसी लाइन थी, मात्र 1 इंच लंबी। वो भी ध्यान से देखने पर नजर आती थी। मदान ने डॉक्टर को देखा। कंधे पर अब देवराज चौहान को एहसास होगा कि वहाँ कुछ किया है। नहीं, दवाइयों ने पूरी तरह जख्म मर दिया है। पक्का? वेरी श्योर डॉक्टर। गुड। एकाएक मदान ने सोच भरी नज़रों से राजन को देखा। तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? सर, राजन संभल कर बोला। मोबाइल फ़ोन, कलाई पर बांधने वाली घड़ी, जूतों के दोनों पैर, पैंट का बटन, सबको कंट्रोल रूम में चेक कर लिया गया है। सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। कंधे में रखी चिप चेक की? यस सर, सब ठीक है। राजन ने फ़ौरन सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहे, किसी से भी बात करे, हम इसे देख और सुन सकेंगे। ये अपने बंगले पर पहुंचता है तो वहां हमें और आसानी रहेगी, क्योंकि बंगले का ज़र्रा ज़र्रा वीडियो कैमरों और माइक्रोफोनों से भरा पड़ा है। मदान ने बेड पर बेहोश पड़े देवराज चौहान को देखा, फिर सिगरेट सुलगाई। हमारे कंट्रोल रूम में है सब कुछ। हाँ डॉक्टर, मदान ने उसे देखा। आगे के इंतज़ाम हो गए क्या? हाँ। डॉक्टर ने अपना गंभीर चेहरा हिलाया। गांधी मार्ग पर खैराती अस्पताल है, वहाँ का सीनियर डॉक्टर मेरी पुरानी पहचान का है।
उसने चुपचाप सारा इंतजाम कर दिया है। क्या नाम है डॉक्टर का? हरीश गर्ग। मदान ने पुनः देवराज चांद पर नजर मारी। इसे अब बेहोशी की दवा ना दी जाए तो ये कब तक होश में आ जाएगा? मदान ने पूछा। शाम तक होश आ जाएगा, 4, 5, 6 बजे तक। डॉक्टर की निगाह मदान के चेहरे पर जा टिकी। मदान कुछ पल पीठ पर हाथ बांधे चुप चुप सा खड़ा रहा, फिर बोला, आज शाम तक देवराज चांद को उस खैराती अस्पताल में होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजन जी, उसने मदान को देखा। देवराज चांद को जब अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसका सामान भी उसके साथ वहां पहुंचा दिया जाए। डॉक्टर, देवराज चांद को अभी खैराती अस्पताल में पहुंचाने का इंतज़ाम करो। इसे इस तरह चुपके से यहाँ से निकाला जाए कि हमारे आदमियों को भी खबर न मिल सके कि इसे यहाँ से निकाल दिया गया है। समझ गया। राजन, तुम बसंत के साथ देवराज चांद पर नज़र रखोगे। इस तरह कि देवराज चांद को पता नहीं चलना चाहिए। अपने पास मोबाइल फ़ोन और ट्रांसमीटर रखना। बसंत भी रखे। तुम दोनों हमारे संपर्क में रहोगे। राजन सिर हिलाकर रह गया। तो मैं आशा करूं डॉक्टर कि आज शाम तक देवराज चंद को खैराती अस्पताल में होश आ जाएगा। हाँ, आज शाम। डॉक्टर ने बेहोश देवराज चौहान को देखा। इसे होश आ जाएगा। अगला दृश्य, दिन के 12 बजे। रतन चंद नहा धोकर बैठा था, नाश्ता कर चुका था। चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। अनारो उससे ज़्यादा व्याकुल थी। वो बार बार उसकी तरफ देखने लगती थी। आखिरकार क्या उठी? कितने के हीरे हैं तुम्हारे पास? रतन चंद ने उसे देखा और धीमे स्वर में बोला, 4 करोड़। सर में कंपन था। तुम तो 8 के बता रहे थे रात को। आधे बंसीलाल ले गया, उसके थे। पूरे 4 के उसे दे दिए। रतन चंद ने सहमति से सिर हिलाया। वो अकेला है, उसे 4 करोड़ के क्या करने थे? 3 करोड़ के उसे दे देते। अनारों ने मुंह बनाकर कहा। वो शादी कर रहा है। शादी? किसकी किस्मत फूटने जा रही है? बुढ़ापे में अपना मुंह काला करेगा? रतन चंद ने अनारों को देखा, कहा कुछ नहीं। अनारों पास आकर बैठ गई। सुन, हाँ, पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी तेरे को? रतन चंद के चेहरे पर डर उछला। फिर सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, ऐसी बात मत कर। गलत क्या कह दिया मैंने? पुलिस को कैसे पता चलेगा कि मैंने और बंसीलाल ने वहाँ से हीरो उठाए? पुलिस बहुत तेज़ होती है। रतन चंद एकाएक परेशान दिखने लगा। छोड़ इन बातों को। अनारों ने हाथ हिलाया। अब क्या कर रहा है? बंसीलाल आने वाला है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ जाना है? हीरा बेचने। अनारों के चेहरे पर लालच और घबराहट के भाव हो रहे। कितने का बिकेगा? पता नहीं। एक हीरा लाखों का तो है ही। लाखों का? चुप रहे। अनारों ने फौरन मुंह बंद कर लिया। बंसीलाल को आने दे उसके साथ। तभी बाहर आहट हुई। देखते ही देखते बंसीलाल ने भीतर प्रवेश किया। दोनों को देख कर ठिठका। नमस्कार भाभी। वो तो ठीक है, तू ये बता। अनारो क्या उठी। आधे यानी कि पूरे 4 करोड़ के हीरो का तू क्या करेगा? ऐश करूंगा। तू अकेला है। रत्ने का तो परिवार है, इसके बाल बच्चे हैं, इसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। भाभी, मैं शादी कर रहा हूँ। एक ही बार में 4 बच्चे हो जाने, मेरी जिम्मेवारी तो रत्ने से ज़्यादा बढ़ जानी है। रत्ना रोज़ नहीं पीता और मुझे अंग्रेजी पीने की आदत है। मेरे को तो 4 करोड़ भी कम लग रहे हैं। तू मेरे से मजाक करता है? भाभी से मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? बंसी, रतन चंद बोला, वो हीरे रख लिए? बढ़िया जगह रखे हैं। एक हीरा ले आया हूँ बेचने के लिए। मैंने भी एक ले लिया बेचने के लिए। चल चले। ध्यान से, अनारो बोली, आते समय पैसे गिरा मत देना। रतन चंद और बंसीलाल बाहर निकल गए। बंसी, वो हीरा कितने का बिकेगा? क्या पता, लाखों का तो हो गई। मैंने गिना है कि मेरे को 22 हीरे मिले हैं। इतने ही लगभग तेरे को मिले होंगे। यानी कि 44 हीरे 8 करोड़ के। इस हिसाब से मैंने हिसाब बिठाया है कि एक हीरा 18-20 लाख का तो हो गई। बंसीलाल ने सोच भरे सर में कहा। 18-20 लाख? रतन का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बंसीलाल घबराहट भरे ढंग में मुस्कुरा पड़ा। रतन चंद सूखे ओठों पर जीप फेर कर रह गया। वे झोपड़पट्टी से बाहर मुख्य सड़क पर पहुंचे, तभी उनकी निगाह प्यारे लाल पर पड़ी, जो कि फुटपाथ पर मशीन रखे स्टूल पर बैठा था। धूप से बचने के लिए फूस का सिर पर शेड लगा रखा था, जो कि 2-3 बांसों के सहारे खड़ा था। रात को मटर पनीर कोफ्ते कैसे लगे दर्जी? रतन चंद ने यूं ही बात करने के इरादे से ऊंचे स्वर में पुकारा। प्यारेलाल ने मशीन चलानी छोड़ी और गर्दन घुमाकर दोनों को देखा, फिर आंखें सिकुड़ी। काम पर नहीं गए? प्यारेलाल ने कहा। फिल्म देखने जा रहे हो क्या? काम पर ही जा रहे हैं, रतन चंद ने कहा। औजारों के थैले कहाँ हैं? एक ही काम रह गया है क्या? दूसरे भी काम होते हैं, बंसीलाल ने मुंह बनाया। ऐसा क्या काम पड़ गया कि औजारों के बिना ही? बंसीलाल के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, शादी कर रहा है ये। बुढ़ापे में? प्यारेलाल मुस्कुराया। यूं कहो कि औरत देखने जा रहे हो, भाड़ में जा। रतन चंद और बंसीलाल आगे बढ़ गए। प्यारेलाल सोच भरी निगाहों से उन्हें जाते देखता रहा। ये दोनों नंबर हरामी है। प्यारेलाल बड़बड़ा उठा। इनकी झोपड़ी से हीरा मिला है तो इनके पास और भी हीरे होंगे। साले ने कहीं हाथ मारा है, चोरी की लगती है। बड़बड़ाने के साथ ही अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और मटर के दाने के आकार का हीरा निकाल लिया। हथेली पर पड़ा वो शान से चमक रहा था। करीम भाई ने बताया था कि लाखों का हीरा है ये। फिर एकाएक नजरें उठाकर उस तरफ देखा जिधर रतन चंद और बंसीलाल गए थे।
कुछ आगे उन दोनों को ऑटो पर बैठते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। साले ऑटो पर बैठ रहे हैं, कहीं हीरा बेचने तो नहीं जा रहे? किसी ना किसी तरह इनके पेट में हाथ डालकर सच बात बाहर निकालनी पड़ेगी। आज शाम को कोशिश करूंगा। अगला दृश्य। देख भाई, आजकल हीरों का बाजार बहुत मंदा चल रहा है। पिट रही है मार्केट। गोल्ड होता तो जुदा बात थी, लेकिन तुम मेरी पहचान वाले, पुरानी पहचान वाले हो, इसलिए 20,000 दे दूंगा एक हीरे के। ये तो लाखों का है। रतन चन्नों से घूरा। इस वक्त दोनों भीड़ भरे बाजार की तंग गली के भीतर सुनार की छोटी सी दुकान में मौजूद थे, जहाँ वो 2 फीट चौड़ा शोकेस रखकर गहने बेचने का धंधा कर रहा था। ये दोनों की पुरानी पहचान का था और इसी कारण हीरा हीरा लेकर वे यहीं पहुंचे थे। लाखों का? सुनार ने अपना सूखा सा मुंह किया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसी ने खामा का भड़का दिया है तुम्हें? ये 25,000 से एक पैसा ज़्यादा का नहीं है, 24 ही समझो। रतन जो बंसीलाल ने एक दूसरे को देखा। दो 25? हीरा दिखाना। रतन चंद ने हाथ बढ़ाया। सुनार ने हीरा रतन चंद के हाथ पर रखा। रतन चंद ने हीरा वापिस जेब में रख लिया। ये क्या 25,000 नहीं लेना क्या? अभी देता हूँ 2 मिनट में, सुनार ने हड़बड़ा कर कहा। यह हीरा लाखों का है। लाखों का? सुनार का सूखा मुंह खुला। रतन चंद तो बंसीलाल उसे देख रहे थे। देखो भाई, ये बेकार की बात है, छोड़ो। अपने पास फुर्सत नहीं है। 30,000 लेना है तो बोलो, सुनार बोला। सोचेंगे। रतन चंद उठ खड़ा हुआ। कमाल है, तुम तो चल दिए। हीरा नहीं बेचना क्या? सोच विचार करके फिर आएंगे, बंसीलाल बोला। 35,000 ले लेना। रतन जो बंसीलाल दुकान से बाहर निकले, आगे बढ़ गए। अब? रतन चंद ने पूछा। एक और है पहचान वाला, उसके पास चलते हैं। बहुत बड़ी दुकान है उसकी। बंसीलाल को थकावट भरे अंदाज में बोल पड़ा। अगला दृश्य। 1 लाख मिलेगा इसका? उस ज्वेलर ने बारी बारी दोनों को देखा। सिर्फ 1 लाख? रतन चंद के ऑटो से निकला। सेठ जी, ये तो कम है, बंसीलाल ने सिर हिलाया। दोनों शोरूम के भीतर केबिन में शोरूम के मालिक के सामने बैठे थे। 2 साल पहले बंसीलाल ने इसके घर की पाइपें बदली थी और पानी का मीटर लगाया था। इस नाते वो इसे जानता था। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, उसने हीरा टेबल पर रख दिया। बेशक इस वक्त ये 2 लाख का है, परंतु इसे किसी गहने में सजाने के लिए इसकी कटिंग की जाएगी। कुछ खराब जाएगी। हमें तो उतने हीरो के पैसे ही ग्राहक देगा जितना हीरा जेवरात में लगा होगा। बंसीलाल, रतन चंद की नज़रें मिली। इधर आ। ये तो बहुत कम दे रहा है। वो तो देगा ही, चोरी का माल है। पूरी कीमत तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन तूने कभी इतना पैसा एक साथ देखा है? नहीं। तो आज देख लेते हैं, ले लेते हैं लाख। कोशिश करते हैं। दोनों वापस कुर्सियों पर बैठे। सेठ जी, रतन चंद क्या उठा, ये लाखों का हीरा है, इसके हम कम से कम 2 लाख लेंगे, ये भी कम है। इतना मैं नहीं दे सकता। 2 से 10 कम दे दीजिए। चलो 15 कम दिए। 15 कम दे दीजिए। सौदेबाजी 1.5 लाख पर रुकी। दोनों ने अपना अपना हीरा बेच दिया। 1.5 लाख मिले। इतना पैसा उनके हाथ पहली बार इकट्ठा आया था। अगला दृश्य। देवराज चौहान के होठों से मध्यम सी कराह निकली। होठों में कंपन हुआ। बंद पलकें ली। ऐसा 2-3 बार हुआ और उसकी आंखें खुली। कुछ पलों तक तो वो समझ नहीं पाया कि वो कहाँ पर है। आंखें खोलते ही सबसे पहले छत देखी, फिर दाएं बाएं देखने लगा। मध्यम सा शोर हो रहा था। एकाएक उसे लगा कि अस्पताल में है। उसने इस वक्त खुद को अस्पताल के साधारण से हॉल में पाया, जहाँ 6 बेड लगे हुए थे। एक बेड खाली था। 2 बेडों पर गरीब सी 2 औरतें थीं जिन्हें कि बच्चा होने वाला था। अन्य 2 बेड पर एक बूढ़ा और एक कम उम्र का बच्चा था। 5वें पर वो खुद मौजूद था। अन्य दाखिल मरीजों के एक एक दो दो रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। एक तरफ आने जाने के लिए बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा था। सफाई जैसी कोई बात नहीं थी वहाँ। सामने एक दरवाज़ा बाथरूम का था, जिसकी मध्यम सी स्मेल वहाँ पर महसूस हो रही थी। देवराज चौहान की निगाह अपने दाएं हाथ पर गई। ड्रिप लगी हुई थी। स्टैंड पर लटकी बोतल से ग्लूकोज उसे चढ़ रहा था। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। वो यहाँ कैसे आया? उसे याद आया कि शाम को वो जगमोहन, गुलशन, केवड़ा और प्रीतम से मिलने जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो शायद बेहोश हो गया था। उसके बाद अब उसे होश आया। देवराज चौहान ने पुनः आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। वहाँ डॉक्टर या नर्स कोई भी नहीं था। इतना तो समझ चुका था कि यह सरकारी अस्पताल है। बेहोशी के दौरान उसे यहाँ लाया गया। देवराज चौहान बेड पर ही उठकर बैठ गया। चेहरे पर सोचों के भाव थे। वो कुछ कमज़ोरी सी महसूस कर रहा था। तभी उसकी निगाह साइड में रखे छोटे से गत्ते पर पड़ी, जो कि अस्पताल के इस्तेमाल के लिए था। उस पर 2-3 कागज़ और उसे दी जाने वाली दवाइयों का छोटा सा चार्ट लगा हुआ था। देवराज चौहान ने वो गत्ता उठाकर देखा। प्रसाद अस्पताल का चार्ट था वो। उस पर नाम लिखा था। उस पर उसके दाखिल होने की तारीख 18 लिखी थी। उसे जो दवाइयाँ दी जा रही थीं उनके नाम लिखे थे। सामान्य दवाओं के नाम थे वो। डॉक्टरी भाषा होने के कारण उसे खास समझ नहीं आई। तुम्हें होश आ गया? इस आवाज़ को सुनते ही देवराज चौहान ने फौरन नज़र घुमाई। 30 साल की नर्स सफ़ेद यूनिफॉर्म में पास आ पहुंची थी। इसे मत छेड़ो। नर्स ने उसके हाथ से वो गत्ता लिया और वापस साइड टेबल पर रखा। मैं तो तब से ही परेशान थी, जब से तुम यहाँ भर्ती हुए थे। तब तुम बेहोश थे। कोई साथ ना था तुम्हारे। सड़क पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था।
राह चलते 2 लोग तुम्हें छोड़ गए। तुम्हारे किसी पहचान वाले का हमें नहीं पता, कोई फ़ोन नंबर नहीं पता हमें कि किसी को खबर करें, और तुम्हें होश भी नहीं आ रहा था। देवराज चौहान की निगाह नर्स पर थी। नर्स पुनः मुस्कुराई। उसने गत्ता रूपी चार्ट उठाया और देवराज चौहान से बोली, अपना नाम बताओ, अभी तक तुम्हारे नाम की जगह खाली है। सुरेन पाल। नर्स ने पेन निकालकर कागज़ों पर उसका नाम लिखा, फिर हाथ में लगा रखी ड्रिप हटा दी। तुम ठीक हो? डॉक्टर साहब तुम्हें चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल में उसके बाद तुम जा सकोगे। पहले 2 दिन तो तुम्हारी हालत ख़राब थी, उसके बाद तुम्हारी हालत में सुधार आ गया। 2 दिन? मैं कब से आऊँ? कब से? तुम 18 को भर्ती हुए थे, आज 22 है। 22? हाँ, आज 5वां दिन है, चौथा दिन कह लो। देवराज चौहान की उलझन भरी निगाह नर्स पर टिकी रही। उस कमरे में खामोशी छाई हुई थी। वहाँ कंप्यूटर जैसे उपकरण नज़र आ रहे थे। 8 लोग थे वे वहाँ। 3 तो अलग अलग कंप्यूटरों पर बैठे थे, 5 खड़े थे। खड़े हुए में मदान व डॉक्टर के अलावा 3 अन्य लोग भी थे। सबकी निगाह कंप्यूटर पर नज़र आ रहे देवराज चौहान और नर्स पर टिकी थी, जिनकी बातें भी उन्हें सुनाई दे रही थीं। तुम्हें गलती हो रही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर देवराज चौहान के होंठ हिलते और कंप्यूटर से निकलती देवराज चौहान की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। मैं इतने दिन बेहोश नहीं रह सकता। तनाव में मत आइए सुरेंद्रपाल जी, नर्स शांत मुस्कान के साथ बोली। आप आराम कीजिए, इस वक्त आपको दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब राउंड पर आने वाले। आज 22 तारीख है? देवराज चौहान ने पूछा। सब स्क्रीन पर नज़र आ रहे देवराज चौहान को देख रहे थे, उसकी आवाज़ सुन रहे थे। हाँ, उस दिन 18 तारीख थी, जब जब एक्सीडेंट हुआ था। आपके माथे पर चोट लगी थी, उसी वजह से बेहोश हुए। डॉक्टर साहब को डर था कि आपको होश नहीं आ रहा, कहीं आप कोमा में न चले जाएं, लेकिन सब ठीक हो गया। मैं जाना चाहूँगा यहाँ। अभी नहीं, एक बार डॉक्टर साहब आपका चेकअप कर लें, उसके बाद आप जा सकेंगे। मेरे ख्याल से तो आप ठीक हैं, सही बात तो डॉक्टर साहब ही बता सकेंगे। ठीक है, आप आराम कीजिए। कहते हुए नर्स ने कंधों से देवराज चौहान को पकड़ा और बेड पर लिटा दिया। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचा नजर आ रही थी। उसने कलाई को सामने किया वक्त देखने के लिए, परंतु वहाँ घड़ी ना पाकर आंखें सिकुड़ी। मेरी घड़ी कहाँ गई? सब कुछ है। एक नर्स साइड टेबल के नीचे से ड्रॉर को खोलती कह उठी। कलाई पर बांधने वाली घड़ी, आपका मोबाइल फ़ोन, इसके साथ ही नर्स ने वह लिफाफा निकाला और उसे थमा दिया। आपके पास से जो सामान मिला है वो यही है, और उधर दीवार के पास आपके जूते पड़े हैं। यहीं रहिएगा, ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब आएँ और आप यहाँ मिले ही नहीं। मैं यहीं हूँ, डॉक्टर साहब, सॉरी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। डॉक्टर कब आएगा? आधे घंटे तक। वक्त क्या हुआ है? 4 बजे हैं। और हाँ, नर्स का धीमा हो गया, आपको एक महंगी दवा देनी थी जो कि अस्पताल के स्टॉक में नहीं थी, तो मैंने अपने पैसों से दवा मंगवाई। वो पैसे आपको मेरे को देने। कितने? 1200 रुपये। जाने से पहले दे देना। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिला दिया। नर्स पलटकर बाहर निकलती चली गई। स्क्रीन पर नजरें टिकाए मदान क्या उठा। हमने बहुत अच्छा काम किया है। देवराज चौहान की कोई भी हरकत, कोई भी बातचीत हमारी निगाहों से नहीं छिप सकती। अब देवराज चौहान हमारे काबू में रहेगा, इसे हमारे इशारे पर नाचना ही होगा। वो देवराज चौहान है। एक ने मदान को देखा, शायद वो ना नाचे। मदान के कुछ कहने से पहले ही दूसरा दृढ़ स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान वैसे ही नाचेगा जैसे हम चाहेंगे। सबकी निगाह पुनः स्क्रीन पर जा टिकी। अगला दृश्य। देवराज चौहान कुछ पलों तक आंखें बंद किए लेटा रहा, फिर नर्स का दिया लिफाफा खोला, उसमें हाथ डालकर कलाई वाली घड़ी निकाली और कलाई पर बांध ली। फिर मोबाइल फ़ोन निकाला, उसे चेक किया तो फ़ोन की चार्जिंग समाप्त थी। फ़ोन इस्तेमाल करने से पहले चार्ज करना आवश्यक था। देवराज चौहान ने फ़ोन को साइड टेबल पर रख लिया। तभी पास के बेड के पास खड़ा 40 बरस का एक व्यक्ति पास आया। क्या हाल है भैया? देवराज चौहान ने उसे देखा और हौले से सिर हिला दिया। कुछ चाहिए तो मैं बाहर से ला देता हूँ। कुछ नहीं चाहिए। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, वो बोला। मैं तो रोज़ सोचता था कि अगर तुम्हारे घर वालों का पता हो तो उन्हें खबर कर दूँ। तुम कब से हो यहाँ? देवराज चौहान ने पूछा। 10 दिन हो गए, सब काम धंधा छूटा पड़ा है, बच्चा बीमार है, वो दुखी स्वर में बोला। कुछ पल खामोश रहकर देवराज चौहान ने कहा, मुझे कितने दिन हो गए यहाँ? 4-5 दिन हो गए। तुम जब यहाँ आए तो बेहोश थे। भला हो डॉक्टर का जिसने तुम्हारी बहुत देखभाल की, उस नर्स ने भी जो तुम्हारे पास अभी खड़ी थी। वो व्यक्ति छोटी सी मुस्कान के साथ क्या उठा। अपने घर का पता फ़ोन नंबर दे दो, मैं फ़ोन कर दूँ। ज़रूरत नहीं, आज मैं चला जाऊँगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अपने जूतों का ध्यान रखा। जिस दिन तुम आए तो सफाई करने वाला तुम्हारे जूते उठाकर ले जा रहा था। मैंने देख लिया तो जूते रखवा लिए, वरना अब तक तो उसने तुम्हारे जूते आधे घिस दिए होते। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। चाय पियोगे? मैं अभी मंगवाता हूँ। ज़रा 20 रुपये देना, मट्ठी भी मंगवा लूँगा। देवराज चौहान उसकी बात का मतलब समझा और जेब से 20 रुपये निकालकर उसे दे दिए। अगला दृश्य। 5 बजे डॉक्टर आया। साथ में उस नर्स के अलावा एक अन्य नर्स भी थी। हरीश गर्ग नाम था उस डॉक्टर का। उसने देवराज चौहान का चेकअप किया। देवराज चौहान ने जाने की इच्छा जाहिर की। तुम ठीक हो, जा सकते हो,
डॉक्टर हरीश गर्ग ने कहा। ताकत की दवा लिख देता हूँ, 1 सप्ताह तक खा लेना। तुम्हारे माथे पर चोट लगी थी जिसकी वजह से तुम 4 दिन बेहोश रहे। डॉक्टर ने दवा लिखकर उसे दी और दोनों नर्सों के साथ बाहर निकल गया। देवराज चौहान उठा, सामने दीवार के साथ रखे जूते उठाए, पहने और बाहर निकला। तभी सामने से वो व्यक्ति आता दिखाई दे जिसने चाय के लिए 20 रुपये लिए थे। उसने हाथ में केतली और गिलास पकड़ रखे थे। तुम कहाँ जा रहे थे? मैं चाय लाया हूँ। तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, उसने सिरे लाया। जल्दी आना, चाय ठंडी ना हो जाए। देवराज चौहान सिरे लाकर आगे बढ़ गया। चंद पलों बाद वह अस्पताल से बाहर निकला और कुछ इंतजार के पश्चात टैक्सी ली और अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने बंगले से कुछ पहली टैक्सी छोड़ी और किराया चुकता करके पैदल ही आगे बढ़ गया। वो अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे जगमोहन का ध्यान आ रहा था कि उसकी खबर न मिलने पर उसे कई जगह ढूंढा होगा। वो परेशान हो रहा होगा। देवराज चौहान ने बंगले का गेट खोला और भीतर प्रवेश कर गया। अपनी कार का ध्यान जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उसे पूरा यकीन था कि कार जहाँ भी होगी इस्तेमाल के लायक नहीं रही होगी। आगे से भी वो टकराई थी और पीछे से भी। बुरा हाल हो गया होगा उसका। मुख्य द्वार के पास पहुंचकर वो ठिठका और गुप्त जगह पर रखी चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश करता चला गया। एक ही निगाह में उसने पहचान लिया कि बंगला खाली है। वो सीधा फ़ोन के पास पहुंचा, जगमोहन को फ़ोन किया। हेलो। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कैसे हो? तुम कहाँ हो? बंगले पर। वहाँ कब आए? अभी अभी आते ही तुम्हें फ़ोन। लेकिन तुम 4 दिन से थे कहाँ? मैं, गुलशन, प्रीतम और केवड़ा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। एक्सीडेंट हो गया था, बेहोश था, शाम को ही होश आया तो यहाँ आ गया। जगमोहन की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। क्या हुआ? तुम बंगले पर ही हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अकेले आना, उन लोगों को साथ मत लाना। आ रहा हूँ, कहने के साथ ही जगमोहन ने उधर से मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और बेडरूम में पहुंचा। मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और बेड पर जा लेटा। वहीं पड़े पैकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगा ली। मन ही मन वो इस बात पर यकीन करने की चेष्टा कर रहा था कि माथे पर चोट लगने की वजह से 4 दिन बेहोश रहा। अगर ये सब ना हुआ होता तो अब तक अपने केवड़ा, गुलशन, प्रीतम के साथ मिलकर डकैती कर ली होती। अगला दृश्य। कंप्यूटर स्क्रीन पर देवराज चौहान बेड पर लेटा स्पष्ट नजर आ रहा था। जगमोहन से देवराज चौहान ने फ़ोन पर जो बातें की थी वो सबने स्पष्ट सुनी थी। तभी मदान की जेब में पड़ा मोबाइल फ़ोन बजा, उसने बात की। दूसरी तरफ राजन था। सर। देवराज चौहान अपने बंगले पर आ पहुंचा है। राजन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं देख रहा हूँ उसे। ओह, तो आप कंट्रोल रूम में? हाँ, तुम लापरवाह मत होना, नज़र रखते रहना। कुछ ही देर में बंगले पर जगमोहन पहुँचेगा। जी। राहुल तुम्हारे साथ है? जी। बंद करता हूँ फ़ोन। मदान ने कहा, फ़ोन बंद करके जेब में डाला। कमरे में शांति थी, सबकी नज़रें स्क्रीन पर थी। नारंग, मदान पलटते हुए बोला। आओ, देवराज चौहान को गुप्त फ़ोन से फ़ोन करना है। दोनों बाहर निकल गए। तंग साफ सा रास्ता पार करने के बाद दोनों एक केबिन में पहुंचे और टेबल के नीचे वाले ड्रॉज में से फ़ोन निकालकर टेबल पर रखा। मदान ने फिर नारंग से बोला, कंप्यूटर ऑन करो। नारंग फ़ौरन कंप्यूटर के पास पहुंचा और उस पर उसकी उंगलियां नाचने लगीं। मिनट भर में ही उसने सब कुछ ऑन कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर देवराज चौहान बेड पर लेटा दिखाई दिया। मदान ने स्क्रीन पर नजरें टिकाए रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। दो पल ही बीते होंगे कि कंप्यूटर के स्पीकर से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। बेड पर लेटे देवराज चौहान को आंखें खोलकर उसने उठते देखा। नारंग, मदान बोला, कंप्यूटर के स्पीकर बंद करो। नारंग ने फ़ौरन आगे बढ़कर स्पीकर ऑफ किया। तभी उसने देवराज चौहान को एक तरफ रखे फ़ोन का रिसीवर उठाते देखा। हेलो। अगले ही पल उसके कानों में देवराज चौहान की आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान। मदान का स्वर शांत था। स्क्रीन पर देवराज चौहान के नजर आ रहे चेहरे पर बल पड़ते देखे। कौन हो तुम? देवराज चौहान का सर कानों में पड़ा। मदान। कौन मदान? तुम मुझे नहीं जानते। मदान की एकटक निगाह स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराज चौहान के चेहरे पर थी। मेरा फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि मेरी इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। स्क्रीन पर देवराज चौहान के होंठ से कुड़ते देखे। कौन हो तुम? यह सवाल तुमने पहले भी पूछा था और मैंने अपने को मदान कहा, और यह भी कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। क्या चाहते हो? यह अच्छा सवाल है, मदान बोला। तुम्हें मेरे लिए एक डकैती करनी है। असंभव। क्यों? मैं किसी के लिए डकैती नहीं करता। तुम गलत कोशिश कर रहे हो। तुम डकैती करोगे। मदान ने देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ती देखी। तुम ऐसी कोशिश कर रहे हो कि जो कभी पूरी नहीं होगी। मुझे मालूम है कि मेरी कोशिश पूरी होगी, वरना तुम अपने लिए भी डकैती कभी नहीं कर सकोगे। करोगे तो पहली डकैती मेरे लिए होगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो देवराज चौहान। दोबारा फ़ोन मत करना। ये तो शुरुआत है, अभी हमारी बात कई बार होगी। मदान के देखते ही देखते देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। मदान ने रिसीवर रखा। चेहरे पर शांत भाव थे। वो स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराज चौहान को देख रहा था, जो कि सिगरेट सुलगाने में व्यस्त था। देवराज चौहान हमारे लिए काम करेगा? नारंग ने पूछा। करेगा। अभी वो नहीं जानता कि उसे पूरी तरह जकड़ लिया गया है। कहते हुए मदान के होठों पर शांत मुस्कान आ ठहरी थी। अगला दृश्य। बेल बजी। देवराज चौहान उठा और बाहर निकलकर हॉल रूम पार करता दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोल दिया।
सामने जगमोहन खड़ा था। देवराज चांद पर नज़र पड़ते ही वो मुस्कुरा पड़ा। ओह, तुम्हें देखकर तसल्ली हुई, कहते हुए जगमोहन भीतर आया और दरवाज़ा बंद किया। वे सोफे पर आ बैठे थे। अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जगमोहन ने पूछा। देवराज चांद ने बताया। सुनकर जगमोहन गंभीर सा दिखा। तो तुम नेहरू रोड पर प्रसाद अस्पताल में 4 दिन बेहोश पड़े रहे? हाँ, मेरे ख्याल से हमने उस अस्पताल में भी तुम्हारे बारे में पता किया था। जगमोहन होठ सिकोड़ कर क्या उठा। शायद ठीक से ना देखा हो। गुलशन ने शायद प्रसाद अस्पताल देखा था। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव थे। देवराज चौहान कुछ ना बोला। हमने तुम्हारी कार को तलाशा जो कि थाने में बुरे हाल में खड़ी थी। उसके बाद तुम्हारी तलाश की, कहते हुए जगमोहन ने अपनी भाग दौड़ के बारे में बताया। देवराज चौहान ने सब कुछ सुना। फिर जगमोहन क्या उठा। इन बातों को छोड़ो। अगर तुम ठीक हो तो डकैती की तरफ ध्यान दो। गुलशन, प्रीतम और केवड़ा तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो डकैती करके अपने हिस्से के करोड़ों पा लेना चाहते हैं। आज मैं आराम करूंगा, कल दिन में उनसे मिलकर बात करके फिर रात को हम डकैती पर काम कर लेंगे। जगमोहन ने सिर हिलाया। फिर क्या उठा। तो मैं उन तीनों को तुम्हारे आ जाने की खबर दे दूँ? हाँ, बता दो, देवराज चौहान ने कहा। फिर बोला, कुछ देर पहले एक अजीब सा फ़ोन आया। क्या? मदान कह रहा था खुद को। देवराज चौहान ने जगमोहन के चेहरे पर निगाह टिका दी। कह रहा था कि मेरे लिए डकैती करनी है। मेरे इनकार करने पर उसने कहा कि अगर उसके लिए काम यानी कि डकैती ना की तो मैं अपने लिए भी डकैती नहीं कर सकूंगा। मैंने उससे बात करने से मना किया तो उसने कहा कि अभी हमारी बात कई बार हुई। उसने ऐसा कहा? हाँ। हैरानी है कि उसने इस प्रकार के फ़ोन करके तुम्हें डकैती करने को कहा। जगमोहन के सर में उलझन थी। इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात एक और है, देवराज चांद बोला। क्या? उसने बंगले के फ़ोन पर फ़ोन किया। इसका मतलब वो ये भी जानता है कि हम यहाँ रहते हैं। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गईं। ये खतरनाक बात है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं और ये हमारा फ़ोन नंबर है? मेरे ख्याल से उसे काफ़ी कुछ पता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जिस तरह विश्वास के साथ वो बात कर रहा था, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि उसमें आत्मविश्वास बहुत है। उसने हमारे बारे में सब कुछ पता किया होगा। ये भी उसकी हिम्मत है कि उसने मुझे फ़ोन करके इस तरह बात की। स्पष्ट है कि वो कम नहीं है। वो अकेला भी नहीं होगा। अकेला इंसान ये काम नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने जगमोहन की आंखों में देखा। कुछ क्षण उनके बीच चुप्पी रही। जगमोहन ही बोला, मदान, इस नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। तभी मोबाइल फ़ोन बजने लगा। वो एक तरफ चार्जिंग पर लगा था। जगमोहन आगे बढ़ा और चार्जिंग हटाकर कॉलिंग स्विच दबाते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो। देवराज चौहान को फ़ोन दो। बेहद शांत स्वर जगमोहन के कानों में पड़ा। कौन हो तुम? मदान। जगमोहन के मस्तिष्क में झटका लगा। 2 पल के लिए कुछ न कह सका। कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना जानना ही बहुत है कि मैं मदान। तुम डकैती कराना चाहते हो? तुमसे नहीं। मदान का शांत स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान की ही बात कर रहा हूँ। मुझे डकैती डालने की नहीं, माल गिनने की आदत है। अगर देवराज चौहान ने मेरे लिए डकैती ना डाली तो तुम कभी भी माल न गिन सकोगे जगमोहन। तुम कैसे जानते हो कि मैं जगमोहन? मैं बहुत कुछ, यूँ कहो कि सब कुछ जानता हूँ। देवराज चौहान को फ़ोन दो। तुमसे बात करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। हो कौन तुम? जगमोहन का चेहरा सख्त हो गया। मुझे जिन भी कह सकते हो। जिन? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान को फ़ोन देते हो या बंद करूं? जगमोहन आगे बढ़ा और देवराज चौहान को फ़ोन थमाकर बोला, मदान है, खुद को जिन भी कह रहा है। मुझे तो सारा नंबर हराम ही लगता है। देवराज चौहान ने फ़ोन कान से लगाया। कहो, मेरे लिए डकैती करने को तैयार हो? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती आ गई। मेरे रास्ते में अगर तुम अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, दोबारा मुझे फ़ोन किया तो तुम मेरे से हर बार बात करोगे। मदान की मुस्कान से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान के माथे पर बल नजर आने लगे। मेरे लिए डकैती नहीं करोगे तो अपने लिए भी डकैती नहीं कर सकोगे। गुलशन, प्रीतम और केवड़ा के साथ जिस तरह तुम डकैती करने जा रहे हो वो कभी पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें सफल होने ही नहीं दूंगा। देवराज चौहान के दांत पिच गए। तुमसे किसने कहा कि मैं डकैती करने जा रहा हूँ? देवराज चौहान क्यों उठ गए। मदान के हंसने का स्वर सुनाई दिया। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मदान ने अपनी शांत हंसी रोकते हुए कहा, याद रखना, आज के बाद तुम पहली डकैती मेरे लिए करोगे। उसके बाद ही तुम अपनी डकैती कर सकोगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से अभी तुम मेरे लिए डकैती करने को तैयार नहीं हो। सोच लो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। तुम जो चाहते हो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं हमेशा सफल रहा हूँ। इस बार सफल नहीं हो सकोगे। मैंने कभी भी किसी के लिए डकैती नहीं की और बेशक तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं भी सच कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए डकैती अवश्य। देवराज चांद ने फ़ोन बंद कर दिया। जगमोहन पास खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ? ये मदान? देवराज चांद के चेहरे पर कठोरता उभरी। ये भी जानता है कि हम डकैती डालने जा रहे हैं और गुलशन प्रीतम केवड़ा के नाम भी जानता है, जो कि उलझन में डालने वाली बात है। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी, होंठ बिचे। उन तीनों के नाम कैसे जान सकता है? उसे ये कैसे मालूम हो सकता है कि हम डकैती डालने जा रहे हैं? गुलशन, केवड़ा, प्रीतम से ये बात बाहर निकली होगी। देवराज चौहान का सर सख्ती था। ये भी तो हो सकता है कि उन तीनों में से कोई इस मदान के लिए काम कर रहा हो, मदान का आदमी हो। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे।
बहुत गलत हो रहा है ये, जगमोहन के होठों से निकला। केवड़ा, प्रीतम और गुलशन में से कोई एक मदान का आदमी है जगमोहन। ये बात कोई भी बाहरी आदमी नहीं जान सकता कि हम डकैती करने जा रहे हैं। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर विश्वास भरे स्वर में कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जगमोहन ने भिचे स्वर में कहा। इन तीनों को इस मामले से अलग कर दो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने औले से सिर हिलाया। 3 नए आदमी तैयार करो, यह काम कल तक हो जाना चाहिए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश खींचा। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। एक मेरी नज़र में वो हमारे काम में शामिल हो सकता है, एक को मैं भी जानता हूँ जो हमारे साथ डकैती में शामिल हो सकता है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहते हुए जगमोहन को देखा। तीसरे का इंतज़ाम भी हम आसानी से कर लेंगे। मैं कुछ ही देर में यहाँ से जा रहा हूँ, उस आदमी से बात करता हूँ जिसे हम इस डकैती में ला सकते हैं। मैं भी उससे बात करता हूँ जो मेरी नज़र में है कि ये काम कर सकता है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। प्रीतम, गुलशन और केवड़ा हमारे इस बंगले के बारे में नहीं जानते, देवराज चौहान ने पूछा। नहीं तो उन्हें भूल जाओ। उन तीनों में से कोई एक मदान नाम के उस आदमी से मिला हुआ है, और हम डकैती में ऐसे आदमी को शामिल नहीं कर सकते जिन पर हमें विश्वास ना हो। देवराज चौहान को देखते जगमोहन ने सिर हिला दिया। अगला दृश्य। मदान की निगाह स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर देवराज चौहान नजर आ रहा था जो कि बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते वो बाहर निकल गया। जगमोहन बंगले में खड़ा नजर आ रहा था और वो भी बाहर निकलने की तैयारी में था। मदान और नारंग ने देवराज चौहान और जगमोहन की बातें सुनी थी। एकाएक मदान मुस्कुरा पड़ा। बढ़िया हो रहा है नारंग। क्या? नारंग के होठों से निकला। मेरी बात सुनने के बाद देवराज चौहान को लगा कि गुलशन, केवड़ा और प्रीतम में से कोई मेरे से मिला हुआ है, जबकि इन तीनों के नाम मैंने कुछ देर पहले ही इनके मुंह से सुने थे। मदान मुस्कुरा रहा था। ऐसी स्थिति में मैं होता तो मैं भी ऐसे ही सोचता। अब देवराज चौहान 3 नए साथियों को इकट्ठा करेगा जो कि डकैती कर सके। गुलशन, केवड़ा और प्रीतम को उसने चुपके से इस काम से बाहर कर दिया। नारंग के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या देवराज चौहान हमारे लिए काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? मदान ने नारंग को देखा। अभी तक उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे लिए काम करने को तैयार होगा। जल्दी लगेगा तुम्हें कि देवराज चौहान हमारे लिए काम करने को तैयार हो गया है, मदान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। जल्दी कब? 2-3 या फिर 4-5 4 दिन में? मदान के लापरवाही भरे स्वर में विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। नारंग के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। क्या कहना चाहते हो? मुझे आसान नहीं लगता कि देवराज चौहान हमारी बात माने। नारंग, अभी अभी हमारी जीत हुई है। तुमने देखा नहीं कि मेरी बात सुनकर देवराज चौहान अपने साथियों पर शक करने लगा? उन्हें 2 पल में ही अपनी योजना से बाहर कर दिया। अब वो नए साथी इकट्ठे करेगा और उनके साथ भी काम नहीं कर सकेगा। मेरी बातों से देवराज चौहान इतना परेशान हो जाएगा कि अपने सिर के बाल नोचेगा। मदान के होठों पर विजय भरी मुस्कान थिरक रही थी। देखते रहो कि ये डकैती मास्टर कैसे मेरे इशारों पर नाचेगा। अगला दृश्य। ना तो रतन चंद के पांव जमीन पर थे, ना बंसीलाल के। इतना पैसा अपने हाथ में उन्होंने पहली बार देखा था। 1.5 लाख नगद रुपए जैसे संभाले न संभल रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से भी हीरे बिके तो मिलने वाला इतना पैसा ही उनकी ज़िंदगी संवार सकता है। दोनों को आगे का वक्त खूबसूरत, सुनहरा और मज़ेदार नजर आने लगा था। घर पहुंचे तो साथ में विस्की की 2 बोतलें लेते आए थे। रत्ने। दोनों इस वक्त झोपड़पट्टी की गली से गुजर रहे थे। शाम हो रही थी। ये जगह हमारे रहने के लायक नहीं है। हाँ, बदबू आती है। आती तो पहले भी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा आने लगी है। नोट आ गए हैं। 1.5 लाख मेरे पास, 1.5 लाख तेरे तुम्हारे पास। हम अब नोटों वाले हो गए। अगर सब हीरे चुप। बंसीलाल ने फ़ौरन मुंह बंद कर दिया। ऐसी बातें राह चलते नहीं करते, किसी ने सुन लिया तो? रतन चंद ने उखड़ी नज़रों से उसे देखा। मैं तो ये कह रहा था कि अगर सारे चने बेचे जाएं तो हम अपनी शानदार ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। बंसीलाल एक एक दांत दिखाकर कह उठा। मैं शादी करूँगा। तू जो भी कर, मैं तो कल कार खरीदूंगा। कार? हाँ, मारुति 800। सुबह त्रिलोकी के पास जाऊंगा, वो डेंटिंग पिटने का काम करता है, पुरानी पहचान वाला है। अच्छी सी कार दिला देगा। 2 साल पहले एक सेठ की कार को मैं 10 दिन चलाता रहा था, वो बाहर गया हुआ था। बहुत मज़ा आता था तब। रतन चंद के सर में खुशी खुशी थी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ त्रिलोकी के पास चलूँगा कल सुबह। हाँ, अब तेरे झोपड़े पर ही पीऊँगा। और रात का खाना? हाँ हाँ, अनारो सब बनाएगी। आज तो नोट मिलेंगे। तूने पैसे कहाँ रखे हैं? जेब में। 1000 के नोट हैं। 1.5 लाख होते ही कितना है, जेब में आ गया। बढ़िया बढ़िया, संभाल के रख। दोनों झोपड़े पर पहुंचे। अनारों ने उनके खिले चेहरे देखे तो समझ गई कि काम हो गया। वो फौरन रतन चंद को झोपड़े के कोने में ले गई। पैसे मिले? अनारों की आवाज़ में उत्तेजना थी। ये लो। रतन चंद ने मुस्कुराकर हाथ में पकड़ा लिफाफा उसे थमाया। पूरे 1.5 लाख हैं। 1000-2000 कम है तो उसकी परवाह मत करना। वो आते आते खा लिया। खा लिया? 1000-1500 रुपये तुमने? चुप कर। आते सुधार ले अपनी। रतन चंद बुरा सा मुंह बनाकर कह उठा। अब अपनी सोचें बड़ी कर, विचारों को खुले बना। तू अमीर हो गई है। 200-200 रुपये यूं ही किसी को देने की आदत डाल ले। अभी तो एक ही हीरा बेचा है, 10-15 हीरे बेचे तो तू नोट देख देख कर पागल हो जाएगी। अनारो लिफाफा थामे किचन वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई।
अभी तो नोटों को एक एक करके गिनेगी। चटाई पर बैठ चुका बंसीलाल बोला और हाथ में पकड़ रखे लिफाफे से बोतलें निकालकर पास ही रख ली। किसी काम में लगा रहते ने उसको। रतन चंद भी पास जा बैठा। तभी अनारो वहाँ पहुंची। उसका चेहरा चमक रहा था। वो पास आकर धीमे स्वर में बोली, बहुत नोट हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, रतन चंद छाती फैलाकर बोला। नोटों का ढेर लग जाएगा। ये बता, हमें खिला क्या रही है? जो बोलो। अनारो तो जैसे हवा में उड़ रही थी। अपने मन से तू बना दे। बच्चे कहाँ हैं? प्यारेलाल की झोपड़ी में पड़ रहे हैं। मैंने उन्हें पहले ही वहाँ भेज दिया था। अच्छा किया। जा गिलास पानी ला दे। वो डाल्डे का डिब्बा भी ला दे, जिसमें कुछ खाने को नमकीन। काजू लाऊं? काजू कहाँ से? रामपुरिया रखता है काजू, 100 रुपये के ले आती हूँ। ले आ। अब तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। सुन, कल मैं कार खरीद रहा हूँ। कार? हाँ, 25-40 हज़ार में मारुति 800 बढ़िया आ जाएगी। मर्जी तेरी, मैं तो कल ही जाकर सोने के गहने लाऊंगी। ले आ, दिल खोल कर ला। प्यारे लाल आया था दोपहर में। दोपहर में? रतन चंद ने मुंह बनाया। मेरी गैर हाजिरी में क्यों आया था? पूछ रहा था कि झोपड़ी बेचनी है तो ग्राहक को लाऊं। रतन चंद ने बंसीलाल को देखकर कहा, ये साला मेरी झोपड़ी बिकवाने पर क्यों लगा है? प्रॉपर्टी डीलर का धंधा भी चालू कर दिया होगा। मैं काजू लेकर आती हूँ। अगला दृश्य। मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आ रहा है। आज समझ में आया कि अमीर लोगों को पीने का मज़ा क्यों आता है। नोटों की गर्मी होती है। भीतर नोट हो तो साला नशा भी सोच समझ कर चढ़ता है। क्यों रतने, तेरे को अंग्रेजी चढ़ी क्या? नहीं, मेरे को भी नहीं चढ़ी। नोटों वालों से डरती है अंग्रेजी। दोनों हंस पड़े। सामने ही प्लेट में काजू पड़े थे और डाल्डे का डिब्बा खुला पड़ा था, जिसके भीतर मट्टियाँ और नमकीन थी। कभी वो काजू वाली प्लेट में हाथ मारते तो कभी डाल्डे के डिब्बे में हाथ मार देते। अनारो किचन वाले हिस्से में रात का खाना तैयार कर रही थी। पूरी झोपड़ी में खुशबूदार मसालों की खुशबू फैली हुई थी। अनारो काजू लेने गई तो जी भरकर बढ़िया बढ़िया मसाले ले आई थी। आज तो खुशबू बहुत आ रही है बंसी लाला सा। यह मसालों की खुशबू नहीं, नोटों की खुशबू है। रतन चंद भी हंसा। नोटों को पास रखकर खाना बना रही है? तभी झोपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई और प्यारेलाल ने भीतर प्रवेश किया। ठिठक गया। 2 पलों में ही वहाँ का माहौल समझ गया। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो बड़बड़ा उठा, लगता है हीरा बेचकर मौज की जा रही है। आज फिर अंग्रेजी और खाना बनने की ज़बरदस्त खुशबू, साथ में काजू उड़ाए जा रहे हैं। दोनों ने प्यारेलाल को देखा। क्या बात है? रतन चंद हड़बड़ा कर उखड़े स्वर में क्या उठा। प्यारेलाल मुस्कुराया और आगे बढ़कर पास ही चटाई पर आ बैठा। तुम भी थी? सोचोगे कि मैं रोज़ रोज़ आ जाता हूँ, पीने नहीं आता। वो बोतल खुली होती है तो 1-2 पैक मार लेता हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे झोपड़े में पड़ रहे हैं। वहाँ बैठने को जगह नहीं थी तो सोचा तुम आ गए होगे, तुमसे ही गप्पे मार लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि बंसी भी बैठा है, पैक चल रहे हैं। तू मेरा झोपड़ा बिकवाने पर लगा है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारा झोपड़ा बिकवाने वाला? तुमने ही कहा था कि बंगला खरीदना है, झोपड़ा बेचना है, तो एक बार नशे में क्या कह दिया तू तो पीछे ही पड़ गया। मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर आने लगा। वो तो यूं ही पूछने आया था कि दोबारा पूछने मत आना। नहीं पूछता, खाली गिलास तो ला दे। भाभी नज़र नहीं आ रही वो? तूने भाभी का क्या करना है? चुपचाप बैठ के पी और जा। खुशबू अच्छी आ रही है, खाना भी खा के ही जाऊँगा। अगला दृश्य। रतनचंद, बंसीलाल और प्यारेलाल नशे में टुन थे। प्यारेलाल काजू की प्लेट को खाली कर गया। उसके बाद डालडे के डिब्बे में हाथ मारने लगा था। 3 पैक वो पी चुका था और चौथा सामने तैयार रखा था। रतने, प्यारेलाल नशे से भरे सर में क्या उठा। हाँ, नोटों की बहुत तंगी है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ बेचने को है। तेरा कोई जान पहचान वाला जौहरी है? प्यारेलाल ने दोनों को देखा। जौहरी? रतनचंद बोला। सुना बंसी? सुना। घर में धाने नहीं और माल बेचने के लिए जौहरी की तलाश हो रही है। दाने हैं? कहाँ हैं? ये देख। कहने के साथ ही प्यारेलाल ने जेब में हाथ डाला और मटर के दाने के आकार का हीरा निकाल कर दिखाया। वो हीरा देखते ही दोनों चिहुक उठे। आधा नशा गायब हो गया, आंखें फैल सी गई। हीरा? रतनचंद हड़बड़ा कर बोला। वैसा ही है रत्ने, मैं भी यही देख रहा हूँ, इसके पास कहाँ से आया? बंसीलाल ने झपट्टा मारा, उसके हाथ से हीरा ले लिया। ये क्या करता है? प्यारेलाल हड़बड़ाया। सब्र कर, देखने दे, फिर ठीक है। दोनों ने ध्यानपूर्वक नशे में भरी आंखें फाड़कर हीरे को देखा। साला हरामी! बंसीलाल उखड़े स्वर में क्या उठा। कौन? ये प्यारे? ये कल हमारे पास पीने बैठा था। हमने हीरे निकाले थे। एक हीरा इधर उधर हो गया होगा जो कि इसके हाथ लग गया, और आज वही हीरा हमें दिखा रहा है। यह हीरा मेरा है, प्यारेलाल अड़ने वाले ढंग में बोला। चुप कर, यह हमारे हीरो से निकला हीरा है। प्यारेलाल ने दोनों को देखा। अब ये तो स्पष्ट हो गया था कि इनके पास ऐसे बहुत हीरे हैं। इसी बात के बारे में वो अपनी तसल्ली करना चाहता था, जो कि हो गई। ऐसी बातें तो अपने हीरे दिखाओ, मिला लेते हैं। प्यारेलाल ने कहा और गिलास उठाकर घूंट पड़ा। रतनचंद और बंसीलाल की नज़रें मिली। ये हमारा माल हमें दिखाकर हमें ही नचाने की कोशिश कर रहा है, रतनचंद बोला। बंसीलाल ने हीरा जेब में डाल लिया। मेरा हीरा दे। भाग जा साले, बंसीलाल गुर्राया। सारे काजू तूने ख़त्म कर दिए। ये हीरा हमारे ही है। कल तू चुरा कर ले गया था। तेरे को पता है कि बहुत महंगा हीरा ही है। कितना महंगा है? तेरे को क्या? मेरा हीरा मुझे दो, नहीं तो तीनों नशे में थे। बंसी, रतनचंद ने टोका, इसे 5,000 दे दे। 5,000? क्यों? बंसीलाल ने नशे से भरी हुई उखड़ी आवाज़ में कहा।
इसने मेहनत की है। कल हीरा यहाँ से उठा कर ले गया, अपने पास संभाल कर रखा, उसके बाद हमें वापस देने आया। मैं वापस देने नहीं आया, प्यारेलाल तेज स्वर में बोला। ये मेरा हीरा है, इसे मैं जौहरी के पास बेचूंगा। तभी बंसीलाल ने जेब में हाथ डालकर 1000 के नोटों की शक्ल में 1.5 लाख रुपए निकाले। इतनी बड़ी गड्डी देखकर प्यारेलाल की नशे से भरी आंखें फैल गईं। ये ले। बंसीलाल उस गड्डी में से 5000 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता बोला। मैं तो तेरे को खोटा पैसा ना देता, रत्न ने कह दिया तो दे रहा हूँ, ले और भाग जा। प्यारेलाल ने फ़ौरन उसके हाथ से नोट लेकर जेब में डाले। बहुत गलत कर रहे हो तुम, मेरा हीरा ले लिया, उसे 5000 दिया है मैं। रतन चंद उखड़े ढंग से उठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ ढकेला। भाग साले, मैं धोखा मत कर, खाना तो खा लेने दे। भाभी इतने मन से बना रही है। प्यारेलाल क्या उठा। यहाँ रहा तो फिर हीरे की बात करेगा? और नहीं करूँगा। ठीक है, बैठ जा। प्यारेलाल वापस बैठा और एक ही साथ में गिलास खाली किया। तभी अनारो वहाँ पहुंची। बंसीलाल के पास रखे नोटों की गड्डी देखकर कह उठी, बंसी। एक कान से दूसरे कान तक मुस्कान फैल गई अनारो के चेहरे पर। हाँ भाभी, मैं तेरा कितना ध्यान रखती हूँ, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हूँ। तो भाभी जो है मेरी, तो अपनी भाभी को भी कुछ नोट दे दे। इतने प्यार से अनारो कभी रतन चंद से भी ना बोली थी। तू क्या करेगी नोट लेकर, तेरे पास भी तो हैं। रतन चंद क्या उठा। साले दिवाली मना रहे हैं। प्यारेलाल मन ही मन बड़बड़ा उठा। तू बीच में क्यों बोलता है, तेरे को क्या पता कि कितने खर्चे हैं करने को। नहीं बोलता। अनारो ने पुनः मुस्कुराकर बंसीलाल को देखा। मुझे नहीं देगा कुछ नोट? ज़रूर दूंगा, कहकर बंसीलाल ने गड्डी उठाई और हजार हजार के 5 नोट निकालकर अनारो की तरफ बढ़ाए। ये ले। अनारो फौरन नोटों को थामती क्या उठी। सिर्फ 5 नोट? तू तो बड़ा कंजूस है बंसी। बंसी, रतन चंद क्या उठा। दे दे 5 और। तेरे को मटर पनीर और कोफ्ते खिलाए थे, आज भी मेहनत कर रही है। बंसीलाल ने 5 नोट और निकाल कर दे दिए। सॉरी। ले भाभी, तू भी क्या याद करेगी? अनारों ने तुरंत नोट थामते हुए कहा। बंसी, हर बार मुझे नजराना देना होगा। क्या मतलब? पास बैठा रतन चंद क्या उठा। तेरी भाभी का मतलब है कि जब भी हीरा बेचे 5-10 हज़ार भाभी का टैक्स दूंगा, क्या परवाह पड़ी है? ओह, तो एक हीरा बेचने पर इतने पैसे मिले? सालों ने मेरा हीरा ले लिया। मेरी गलती थी जो इन्हें हीरा दिखाया। प्यारेलाल के सिर पर सवार नशे ने जोर मारा। वो तेज स्वर में क्या उठा। मेरा हीरा वापस दो। फिर शुरू हो गया तू? रतन चंद ने नशे भरी आंखों से उसे घूरा। मेरा हीरा दो। प्यारेलाल अड़ गया। बंसीलाल उखड़ा, नोटों की गड्डी जिम में डालता क्या उठा। रतने, साले को बाहर निकाल दे। ये नहीं मानेगा इसे अभी। मेरा हीरा दो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। प्यारेलाल गुस्से से क्या उठा। बाहर निकाल साले को। बंसीलाल ने हाथ उठाया, हाथ हिलाया। रतन चंद भड़कने वाले ढंग में उठा और प्यारेलाल की बाँह पकड़कर खींचता हुआ झोपड़े से बाहर छोड़ा है और वापस आकर बैठता हुआ मुंह बनाकर क्या उठा। साले ने अंग्रेजी का मज़ा ख़राब कर दिया। नया गिलास बना मेरे लिए। काजू की प्लेट भी खाली कर गया। अगला दृश्य। प्राइवेट जासूस बीएम जप्पी अपने ऑफिस के एक केबिन में बैठा एक रेंच को देख रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। 10 मिनट पहले ही सूरज थका हारा वापस आकर बैठा था कि उस बिजली वाले का और प्लम्बर का पता नहीं चल रहा, जो स्टार वार्ड में प्रवेश करके 8 करोड़ के हीरे और महत्वपूर्ण कागज ले उड़े थे। कृष्ण और रामदास इसी काम में लगे हुए थे। ये रेंच वॉल्ट के उसी कमरे में पड़ा मिला था जहां उन दोनों के कपड़े भी मिले थे। ये मालूम कर चुका था कि रेंच वॉल्ट वालों का नहीं था। यकीनन उस प्लम्बर के पास उसका सामान होगा और वहां से गिर गया होगा। रेंच नया था और उसके हत्थे पर विद्या हार्डवेयर नाम की नन्ही सी स्लिप लगी थी। जप्पी की आंखें सिकुड़ी। रेंच उठाकर कई पलों तक उसे उलट पलट कर देखता रहा। फिर सूरज को देखा, जो कुर्सी पर आंखें बंद किए थका हारा पसरा पड़ा था। सूरज। सर। सूरज की आंखें फौरन खुली। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ कि तुम आसानी से उन दोनों तक पहुँच जाओगे जो वॉल्ट में घुसे थे। बताइए सर। ये रेंच नया है और कुछ दिन पहले ही खरीदा गया है। इसके हत्थे पर विद्या हार्डवेयर नाम की स्लिप लगी है, यानी कि इसे विद्या हार्डवेयर नाम की दुकान से खरीदा गया है। सूरज ने फौरन जप्पी के हाथ से रेंच लिया। उसकी सुस्ती दूर हो गई थी। उसने रेंच को और विद्या हार्डवेयर नाम की स्लिप को देखा। उसकी आंखों में चमक आ ठहरी थी। काम कठिन तो है कि इतने बड़े शहर में से विद्या हार्डवेयर नाम की दुकान को तलाश करना, लेकिन असंभव नहीं है। मैं ये काम आसानी से कर लूँगा। रेंच थामे सूरज उठ खड़ा हुआ। शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में दुकानें बंद होने लगेंगी, परंतु तुम काम अभी से शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ सर, सूरज ने कहा और कुर्सी से उठते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता चला गया। जप्पी के चेहरे पर सोच के भाव थे। उसे लग रहा था कि अब काम आसान हो गया है। देर सवेर में विद्या हार्डवेयर नाम की दुकान के बारे में अवश्य पता चलेगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने दयाल नाम के आदमी से बात की है। अब वो देवराज चौहान के साथ डकैती में शामिल होगा। मदान ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। उसके सामने टेबल पर कपूर बैठा था। वो कहाँ डकैती करने की सोच रहा है? कपूर ने पूछा। ये बात अभी तक उसने दयाल को नहीं बताई, शायद मौके पर बताएगा। हाँ, वो ऐसे ही करेगा। जगमोहन भी किसी से इसी
इसी बारे में बात करने गया है। मदान बोला। वो अभी तक लौटा नहीं। दोनों कुछ पलों तक खामोश रहे। फिर कपूर बोला, तो उन्होंने गुलशन, प्रीतम और केवड़ा को इस काम से बाहर कर दिया है? पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह बाहर कर दिया। मेरी बात सुनकर उन्हें लगा कि उनमें से कोई मेरा आदमी हो सकता है जो मुझे खबरें दे रहा है। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन उनसे मिले तक नहीं। मदान ने कहा, मैं अब फिर देवराज चौहान से इस तरह बात करूंगा कि उसे लगेगा ये नए वाले साथी भी मुझसे मिले हुए हैं, तो वो उन्हें भी अपनी योजना से निकाल देगा। या फिर यूं कह लो कि देवराज चौहान परेशान हो जाएगा। शायद वो डकैती का प्रोग्राम भी कैंसिल कर देगा कि उसके काम के बारे में कोई जानता है, कोई उस पर निगाह रखे हुए। तुम कब बात करोगे देवराज चौहान से? उन्हें अपने साथी इकट्ठे कर लेने दो। मदान सिर हिलाकर बोला। दो साथी ये अब इकट्ठे कर लेंगे? देवराज चौहान ने दयाल नाम के साथी को साथ लिया है। जगमोहन भी किसी से बात करने गया है। इस काम में उन्हें 3 साथियों की ज़रूरत है। तीसरे का वे पक्का कल इंतज़ाम कर लेंगे। वे जल्दी ही डकैती करना चाहते हैं। कपूर ने मदान को देखकर सिर हिलाकर कहा, तुम ये बताओ कि देवराज चौहान हमारा काम करने को कब तैयार होगा? 2-3 दिन लगेंगे। हमारे पास वक्त कम है। इतना भी कम नहीं कि 2-3 दिन हम शांति से ना बिता सके। मदान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। जल्दी करो वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मैं सब समझता हूँ। मदान ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुमसे ज़्यादा चिंता है। कपूर ने कुछ नहीं कहा, उठा और शांत भाव से कमरे से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। सूरज को करीब 9 बजे पता चला कि सुल्तानपुर के चौराहे पर विद्या हार्डवेयर नाम की दुकान है। वो फ़ौरन पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठा और सुल्तानपुर की तरफ रवाना हो गया। बीते 2 घंटों में वो करीब 20 हार्डवेयर की दुकानों से विद्या हार्डवेयर नाम की दुकान के बारे में पूछ चुका था कि इस नाम की दुकान के बारे में वे जानते हैं। एक ने बताया कि इस नाम की दुकान सुल्तानपुर के चौराहे पर है। आधा घंटा लगा उसे सुल्तानपुर के चौराहे पर पहुंचने में। कार को पार्क करके वो उतरा। रात के 9:35 हो रहे थे। आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी। जल्दी वो विद्या हार्डवेयर नाम की दुकान पर पहुंच गया, जो कि बंद हो चुकी थी। विद्या हार्डवेयर नाम का बड़ा सा बोर्ड दुकान के ऊपर लगा हुआ था। सूरज ने 2 दुकानें छोड़कर एक खुली दुकान से विद्या हार्डवेयर के बारे में पूछा। पता चला कि वो दुकान 9 बजे बंद हो जाती है और सुबह 8 बजे खुलती है। ऐसे में वहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था। सुबह 8 बजे आने की सोचकर सूरज अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मन ही मन वो यही सोच रहा था कि क्या उसे इसी विद्या हार्डवेयर की दुकान की तलाश है। अगला दृश्य। जगमोहन रात के 9 बजे बंगले पर पहुंचा। कुछ हुआ? उसने देवराज चांद को देखते ही पूछा। हाँ, दयाल नाम का एक आदमी है। उससे 3-4 बार मैं पहले भी मिल चुका हूँ। वो इस काम में ठीक बैठेगा। क्या वो तुम्हें मिला जिससे तुम मिलने गए थे? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, दीदार सिंह नाम है उसका। बात हो गई है। वो हमारे साथ काम करेगा। खतरनाक और फुर्तीला बंदा है। विश्वास के काबिल है। मुझे मानता है, मेरी इज्जत करता है। जगमोहन ने कहा। मतलब कि 2 का इंतज़ाम हो गया। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। इस काम में हमें 3 आदमियों की ज़रूरत है। तीसरा आदमी भी है मेरी निगाह में। कल जाऊंगा उससे बात करने। तो हम डकैती कब करेंगे? परसों। कल का सारा दिन डकैती की योजना पर बात करने में ही निकल जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। उसका फ़ोन आया मदान और जिन का? नहीं। देवराज चौहान ने इनकार में गर्दन हिलाई। वो कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है हमारे बंगले के बारे में जानता है। हमारे बारे में कई बातें जानता है। अगर प्रीतम, गुलशन और केवड़ा में से कोई उसका आदमी है तो वो उसे यहाँ भी भेज सकता है कि वो हमसे पूछे कि डकैती की सारी योजना तैयार हो गई है, तैयारी कर ली गई है, तो अब हम पीछे क्यों हट गए? हमें मदान और जिन के बारे में पता करना चाहिए कि वो कौन है। जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मेरे ख्याल से मदान का फ़ोन आएगा। पक्का आएगा। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं उसके लिए डकैती करूँ। वो कहाँ डकैती कराना चाहता है? मैंने उससे पूछा नहीं और उसने बताया नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे सूरज सुल्तानपुर के चौक पर विद्या हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचा। अभी पूरी दुकानें नहीं खुली थी। कुछ ही दुकानें खुली थी। 30 बरस का युवक दुकान के काउंटर पर बैठा था। 2 लड़के दुकान में नजर आ रहे थे। दुकान काफ़ी भीतर तक गई नजर आ रही थी। हेलो। सूरज मुस्कुराया और हाथ में पकड़ा रेंच पट्टे नुमा काउंटर पर रख दिया। ये रेंच आपकी दुकान से बिका है? उस युवक ने रेंच को देखा और सहमति से सिर हिलाया। हाँ। ये बता सकते हैं कि किसने खरीदा था ये रेंच? यहाँ तो रोज़ ही जाने कितना सामान बिकता है। कितने मजदूर मिस्त्री सामान ले जाते हैं। क्या मालूम किसने ये खरीदा है। हमारे यहाँ तो बिल रसीद पर लेन देन कम ही होता है। सादे कागज़ पर पर्ची बना दी जाती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये रेंच हमारी दुकान से बिका है। लेकिन बात क्या है? कल प्लम्बर ने हमारे घर की टूटियाँ ठीक की थी। मैं उसका नाम नहीं जानता। वो रेंच हमारे यहाँ ही भूल गया। मैं उस गरीब का रेंच लौटा देना चाहता हूँ, इसलिए उसे तलाश कर रहा हूँ। क्या पता कि किस प्लम्बर का रेंच चाहिए। कोशिश कीजिए, शायद कुछ पता चले कि। राजू। युवक ने गर्दन पीछे करके आवाज़ दी। ओ राजू। फ़ौरन 18 बरस का छोकरा वहाँ पहुँचा। हाँ। देख तो ये रेंच किसे बेचा है? नया लगता है, 5-7 दिन में बिका होगा।
राजू ने रेंच हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा। 1 हफ्ते में 3 रेंच बिके। 2 का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा एक रेंच बंसी ने खरीदा था। बंसी लाल। युवक ने राजू को देखा, फिर सूरज से पूछा, उस प्लम्बर का नाम बंसी लाल है क्या? नाम तो मुझे याद नहीं, सूरज फौरन बोला। उस प्लम्बर के साथ एक बिजली वाला भी था, दोनों दोस्त थे, और रतन चंद होगा उसके साथ। राजू क्या उठा, दोनों पुराने पुराने यार हैं, रेंज बंसी का ही है। आप इसी सड़क पर सीधे चले जाइए, दुकान वाले युवक ने सूरज को कहा। जहाँ ये बाजार खत्म हो, वहाँ से कुछ आगे जाकर झोपड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। वहीं पर बंसी लाल प्लम्बर और रतन चंद बिजली वाला रहते हैं। पूछ लेना, उनके बारे में पता चल जाएगा। सूरज समझ गया कि काम हो गया। उन दोनों का पता चल गया, जो वॉल्ट में प्रवेश करके 8 करोड़ के हीरे और महत्वपूर्ण कागजातों का पैकेट उठाकर खिसक गए थे। अगला दृश्य। प्यारेलाल को सिर से पांव तक गुस्से वाली आग लगी हुई थी। रात उसके सामने ये बात स्पष्ट हो गई थी कि बंसीलाल और रतन चंद के हाथों में कीमती हीरे पड़ गए। उन्होंने खुद को बोला था कि हीरा बेचा है। कितने नोट थे बंसीलाल के पास? हजार हजार के। एक हीरा बेचने के इतने मिले तो 5-10 हीरे बेचने के तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके पास एक ही हीरा था, वो भी उन्होंने छीन लिया और उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। रोज़ अंग्रेज़ी पी रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बढ़िया माल खाने में बन रहा है। साले दबा के ऐश कर रहे हैं। बंगला खरीदने की सोच रहे हैं और उसे कुछ नहीं दे रहे। वो फंसा देगा दोनों को। परंतु पुलिस के पास जाने से वो घबरा रहा था कि कहीं पुलिस उसे न इस मामले में लपेट ले। गुस्से से भरा घायल सांप की भांति बल खा रहा था प्यारेलाल। वो नहीं चाहता था कि रतनलाल और बंसीलाल मौज करें। उनके पास पैसा आ जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में दांत पीसता वो सोच रहा था कि उन्हें कैसे बर्बाद करे, या फिर कैसे उनसे 5-10 लाख रुपए झाड़ ले। कई बार तो मन में आता कि उनसे सीधी बात करे कि उसे भी कुछ दो, वरना पुलिस को खबर कर देगा। प्यारेलाल फैसला करने की कोशिश में लगा था कि क्या करे। इस वक्त वो फुटपाथ पर दुकान रूपी छप्पर में बैठा गुस्से में भरा मशीन चला रहा था। 10 बज रहे थे सुबह के। तभी प्यारेलाल ने फुटपाथ के पास एक कार रुकते देखी। ड्राइविंग सीट पर सूरज ही बैठा था। ए, सूरज ने बैठे बैठे कहा, बंसीलाल और रतन चंद को जानते हो? वह कहाँ रहते हैं? इनमें से एक प्लम्बर है और दूसरा बिजली का काम करता है। प्यारेलाल पल भर के लिए हड़बड़ाया। सालों ने इसी के हीरे चुराए होंगे। यह विचार छूटते ही उसके मन में उभरा, अब फंसेंगे। तुम्हारे हीरे तो चोरी नहीं हो गए? छूटते ही प्यारेलाल ने पूछा। हीरे? सूरज चौंका, अगले ही पल संभला। स्टार वॉल्ट से महत्वपूर्ण कागजों के साथ हीरे भी तो चोरी हुए थे, और ये उससे हीरो के बारे में पूछ रहा है। मामला क्या है? सूरज जल्दी से बाहर निकला और प्यारेलाल के पास पहुंचा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तुम्हें किसने बताया कि मेरे हीरे चोरी हो गए? सूरज बोला। प्यारेलाल ने छाती फुला ली। मेरे को सब पता है। क्या? सूरज उसके पास ही स्टूल पर बैठ गया। यही कि तुम्हारे हीरे कहाँ हैं? कहाँ हैं? बताने का मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सूरज संभला। तुम क्या चाहते हो? प्यारेलाल के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर बोला, 10 हीरे मुझे देने होंगे। 10? छोटे छोटे तो हैं, तुमने देखे? कल तो उनमें से एक हीरा मेरे पास था। उन्होंने हीरे निकाले होंगे, जी भर कर देखा होगा। जब वापस डाले तो एक गलती से बाहर रह गया। तभी मैं वहाँ पहुँच गया और वो हीरा मुझे मिल गया। मैंने जेब में डाल लिया। मुझे दिखाओगे वो हीरा? नहीं है। बेच दिया? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। प्यारेलाल ने लंबी सांस ली। मैं उनसे और हीरे लेना चाहता था। कल शाम को जब वो पीने बैठे तो मैं भी पहुँच गया। मैंने सोचा अपने पास वाला हीरा उन्हें दिखा दूंगा तो वो भी अपने हीरे दिखाएंगे। इस तरह बात कुछ आगे बढ़ेगी। यहीं गलती कर दी मैंने। मेरा दिखाया हीरा देखते ही वे समझ गए कि मैंने उनका ही हीरा खिसकाया है। सालों ने मेरे से हीरा लेकर मुझे धक्के मारकर झोपड़े से बाहर निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। सच में बुरा हुआ, कहते हुए प्यारेलाल ने मुर्गे की तरह गर्दन आगे की और सर धीमा करके बोला। एक बात बताऊं? बता। कई सालों के पास ढेर सारे नोट थे। सॉरी, कल सालों के बाद ढेर सारे नोट थे। ढेर सारे नोट? हाँ, 1000 के नोटों की इतनी मोटी गड्डी। प्यारेलाल ने दोनों हाथ फैलाकर कहा। ये तो मैंने बंसीलाल के पास देखे थे। रतन चंद के पास भी होंगे। पक्का उसने अपने हिस्से के नोट अपनी बीवी को दे रखे होंगे। तभी तो वो खुशी खुशी पनीर की सब्जी बना रही थी और दोनों को शांति से पीने दे रही थी, वरना वो तो बोलती रहती है। सूरज समझ गया कि उन्होंने हीरे बेचे होंगे। महत्वपूर्ण कागजात भी उनके पास ही होंगे, अगर बेकार समझकर फेंक ना दिए हों। इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से? आने कहाँ से हैं? तुम्हारे जो हीरे चोरी हो गए उनमें से एक दो हीरे को बेचा होगा। तुम्हारे हीरे बहुत कीमती हैं। जो एक हीरा मेरे हाथ लगा था, वो हीरा मैंने जेवरातों के कारीगर को दिखाया था। उसने कहा वो लाखों का हीरा है। सूरज को यकीन हो गया कि वो ठीक जगह आ पहुंचा है। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है। हीरे मिल जाने पर मुझे 10 हीरे देना, प्यारेलाल ने कहा। इसे पीछे लगाए रखना ज़रूरी था, सूरज ने सोचा। 10 ज़्यादा हैं, 8 दे देना। 4 दूंगा। सिर्फ 4? ये भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 4 ही दे देना, प्यारेलाल ने खुशी भरे सर में कहा। लेकिन सालों के बाद एक भी हीरा मत छोड़ना। रोज़ अंग्रेज़ी पी रहे हैं, पनीर कोफ्ते खा रहे हैं, काजू भी उड़ाते हैं।
बंगला खरीदने की बात करते हैं, सुनकर दिल जल जाता है। जाओ पुलिस को लेकर आओ, मैं पुलिस को बाद में लाऊंगा, पहले मुझे उनका ठिकाना दिखाओ कि वो कहाँ रहते हैं। प्यारेलाल के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। सुनो, मेरे पास एक बहाना है तुम्हें वाले चलने का। अगला दृश्य, बंसीलाल ने रतन चंद के झोपड़े में प्रवेश किया। वो नहा धोकर आया था, तैयार था। सामने ही रतन चंद तैयार, नहाया धोया, बाहर जाने को तैयार बैठा था। उसे देखते ही बोला, बहुत देर लगा दी, मैं तो तेरे पास आने की सोच रहा था। चल निकलें। बंसीलाल जाने की जल्दी में था। तभी चटाई पर बैठी अनारों के उठी। बैठ बंसी, मूली के पराठे बना। रहने दे भाभी, आज तो पूरी छोले खाने का मन है। बंसी ने कहा, फिर रतन चंद से बोला, कार खरीदनी है तूने? हाँ, मैं गहने खरीदने जाऊंगी। अनारों के उठी। एक भारी सोने का सेट लेकर आऊंगी। ले आना। मैंने कपड़े खरीदने, बंसीलाल ने कहा। कमीज़ पैंट के अलावा 2 सूट खरीदूंगा। बहुत काम है आज। टाइम क्यों ख़राब करता है? बंसीलाल मुस्कुराया। चल। तभी झोपड़े के बाहर आहट हुई। देख अनारो, बाहर कौन? मैं हूँ। प्यारेलाल की आवाज़ आई और उसने भीतर प्रवेश किया। वो दांत फाड़कर मुस्कुरा रहा था। तू? रतन चंद ने कुछ और कहना चाहा कि प्यारेलाल ने टोका। सेठ जी भी साथ हैं। सेठ जी? तभी सूरज ने भीतर प्रवेश किया। आइए सेठ जी आइए, ये रतन चंद है, इस झोपड़े का मालिक, बिजली का काम करता है। ये बंसीलाल, बहुत अच्छा प्लम्बर है। दोनों पुराने यार हैं। ये अनारो भाभी कोफ्ते और मटर पनीर बहुत बढ़िया बनाती हैं। प्यारेलाल बिना रुके कह रहा था। ये सेठ जी हैं, अपने ड्राइवर के लिए झोपड़ी खरीदना चाहते हैं, अच्छा पैसा देंगे, बात कर लो। रतन चंद के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। तेरे को मैंने कहा कि झोपड़ी बेचनी है? उस दिन कहा तो था। वो मैं नशे में था, कह दिया। होश में तो तेरी मेरी बात नहीं हुई, फिर तू क्यों? सेठ जी बढ़िया पैसे दे देंगे, प्यारेलाल ने मुस्कुरा कर टोका। अच्छे पैसे मिलेंगे इसलिए अपनी झोपड़ी बेच दे और खुद पेड़ के नीचे तंबू लगा ले, बंसीलाल ने तीखे स्वर में कहा। नाराज़ क्यों हो? तो नहीं बेचनी तो मत बेचो। सूरज ने बंसीलाल और रतन चंद को इतनी अच्छी तरह देखा कि अब इन्हें कहीं भी पहचान सकता था। जा अब, जाता हूँ। वो रात वाला मेरा हीरा तो मुझे वापस दे दो। वो हमारा था। रतन चंद ने उसे घूरा। तो हमारे किसका के ले गया? तुम्हारे पास हीरे कहाँ से आए? प्यारेलाल मुंह बनाकर बोला। कहीं से भी आए हूँ, तुम्हें क्या? बंसीलाल ने दांत बीच कर कहा। निकल जाए यहाँ से, वरना रात की तरह ज़्यादा तड़ी मत दियो। प्यारेलाल ने मुंह बनाकर कहा। फिर सूरज से बोला, चलो सेठ जी, ये अपनी झोपड़ी नहीं बेचते तो ना सही, मैं आपको दूसरी झोपड़ी दिखाता हूँ। प्यारेलाल सूरज को लिए बाहर निकल गया। यह हरामी तो मेरा झोपड़ा बिकवाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया। रतन चंद बोला, पिटेगा कमीना। रात को पी पाकर पास के जंगल में ले चलेंगे, वहाँ धुनाई करेंगे तो सीधा होगा। तभी अनारो के उठी। वो थैले में पैकेट क्या रखा है? मैंने आज सुबह देखा था सफाई करते वक्त। रतन चंद की निगाह चारपाई के नीचे पड़े थैले पर गई, फिर बंसीलाल को देखा। वही पैकेट जो हीरो की थैली के साथ मिला था। वो बेकार है, उसे उठा ले, बाहर कहीं फेंक देते हैं। खोल कर देखें उसे? क्या फ़ायदा वक्त बर्बाद करने का? वो कबीर सिंह कह तो रहा था कि उस पैकेट में कागज़ हैं। उसे उठाकर जेब में डाल, रास्ते में कहीं फेंक देते हैं। रतन चंद आगे बढ़ा और चारपाई के नीचे रखा थैला बाहर खींचकर उसमें से वो पैकेट निकाला और कमीज़ के भीतर डाल लिया। रास्ते में किसी नाले में फेंक देंगे। हाँ। बंसीलाल ने सिर हिलाया। फिर अनारों से क्या उठा। बना भाभी, मूली के पराठे बना, 1-2 खा ही लूँ, फिर चलते हैं, साथ में चाय भी बना लेना। कहते हुए वो चारपाई पर जा बैठा। प्यारेलाल ने मूड खराब कर दिया। रात को साले को सीधा करेंगे। अनार उठकर किचन वाले हिस्से में चली गई मूली के पराठे बनाने के लिए। अगला दृश्य, अब तो हो गई तसल्ली, तुम्हारे सामने ही मैंने हीरो की बात भी कर ली। चलते चलते प्यारेलाल हाथ हिलाकर कह उठा, पुलिस को बुलाओ और मेरे 4 हीरे मुझे दो। सूरज बहुत खुश था कि मामले की तह तक जा पहुंचा था। सच बात तो ये थी कि उसे आशा नहीं थी कि इतनी आसानी से उन दोनों तक पहुंच जाएगा जिन्होंने स्टार वर्ल्ड से हीरे और महत्वपूर्ण कागजात चुराए हैं। ये बहुत बड़ी जीत थी उसके लिए। अपनी खुशी को दबाकर सामान्य सर में कह उठा, फिक्र मत करो, तुम्हारे 4 हीरे पक्के। जल्दी पुलिस को बुलाओ, वहीं कहीं जाने की तैयारी वे कहीं जाने को तैयार दिख रहे थे। आज शाम को फिर उनका अंग्रेजी पीने का प्रोग्राम होगा। अब वे जेल में जाएंगे तो मुझे चैन मिलेगा। प्यारेलाल तीखे स्वर में कह उठा। दोनों बाहर फुटपाथ पर वहीं आ पहुंचे थे। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, सूरज ने कहा और उसके पास से हट गया। प्यारेलाल मशीन पर जा बैठा, परंतु अब मशीन चलाने का उसका ज़रा भी मन नहीं कर रहा था। उसे 4 हीरे और उन्हें बेचने पर नोटों की गड्डियाँ नजर आ रही थी। वो अपने ही सपने बुनने लगा था। सूरज ने बीएम जप्पी के मोबाइल फ़ोन पर कॉल की। जप्पी से बात हुई। सर, उस प्लम्बर और बिजली वाले का पता चल गया है। एक का नाम रतन चंद और दूसरे का बंसीलाल है। उन पर नज़र रखो कि क्या वे वही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। वही हैं सर, सूरज ने कहने के साथ ही प्यारेलाल को लेकर अंत तक सारी बात बताई। गुड। जप्पी का उत्साह से भरा सर कानों में पड़ा। मैं आ रहा हूँ, अपनी पोजीशन बताओ। सूर्य ने बताया कि वो कहाँ है, फिर बोला, वे दोनों कहीं बाहर जाने को तैयार हैं। मैं आ रहा हूँ, अगर वो बाहर जाएं तो उनके पीछे जाना। वे नज़र से ओझल ना हो। मोबाइल फ़ोन पर मुझे बताते रहना।
मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम हो। ओके सर, आप आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ोन पर होने वाली बातचीत बंद हुई। सूरज प्यारेलाल के पास पहुंचा। पुलिस आ रही है? प्यारेलाल ने जल्दी से पूछा। हाँ, सादे कपड़ों में पुलिस का बड़ा अफसर आ रहा है। सूरज मुस्कुराकर बोला। अब इन दोनों की खैर नहीं। प्यारेलाल ने दांत दिखाए। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, उनसे हीरे मिल जाएं तो। मेरे साथ रहने की गलती मत करना, पुलिस से दूर रहना ही ठीक है। जब मुझे हीरे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें चुपके से 4 हीरे दे दूंगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। ठीक है, हेरा फेरी मत करना। क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हें चोर नज़र आता हूँ? सूरज ने मुंह बना कर कहा। मेरा ये मतलब नहीं था। वे दोनों बाहर जाने को तैयार थे। किधर से जाएंगे वे? इधर से ही। उस तरफ से भी तो जा सकते। उधर के रास्ते पर कीचड़ है, वे इधर से ही जाएंगे। प्यारेलाल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो आ रहे हैं। सूरज के होठों से निकला। वो झोपड़ियों के रास्ते की तरफ ही देख रहा था। प्यारेलाल ने भी उधर ही देखा। काफ़ी दूर रतनचंद और बंसीलाल इधर ही आ रहे थे। वो तो बाहर जा रहे हैं, प्यारेलाल बोला। अब क्या करोगे? उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई थी। कोई बात नहीं, मैं उनके पीछे जाऊंगा। फिर मुझे कब हीरे दोगे? जब मुझे हीरे मिल जाएंगे, सूरज ने जल्दी से कहा। मैं उधर छिप रहा हूँ, समझ गए? हाँ। सूरज वहाँ से हटा और कुछ दूर मौजूद पेड़ के तने के पीछे जा छिपा। प्यारेलाल तेजी से मशीन चलाने लगा, जबकि उसका ध्यान रतनचंद और बंसीलाल की ही तरफ था। कुछ ही देर में वे दोनों पास आ पहुंचे। प्यारेलाल अपने आप में व्यस्त सा दर्शाता मशीन पर कपड़ा सिल रहा था। दोनों उसके पास पहुंचे। ओए, रतनचंद खुंदक भरे स्वर में बोला। अब किसी को लेकर मत आना मेरे झोपड़े पर। मुझे क्या, मैं तो तुम्हारा भला कर। अपने भले की सोच, मेरे भले के लिए छित्तर मत खा। अब तो तू कहेगा तो भी तेरा झोपड़ा नहीं बिकवाऊंगा, प्यारेलाल ने मुंह बनाकर कहा। ये कार किसकी है? बंसीलाल ने सामने खड़ी कार को देखा। मुझे क्या पता, प्यारेलाल ने लापरवाही से कहा। ये कार वाला ये तो नहीं कह रहा था कि कार बेचनी है? रतनचंद ने शान भरे स्वर में पूछा। तो हरामी कार खरीदने की सोच रहा है? प्यारेलाल के चेहरे पर कोई भाव ना आया। मेरे से तो नहीं कहा, कार वाले ने ही कार बेचनी है, प्यारेलाल ने कहा और पुनः मशीन चलाने लगा। चल यार। रतनचंद और बंसीलाल आगे बढ़ गए। रात को अंग्रेजी चलेगी क्या? पीछे से प्यारेलाल ने पूछा। बिल्कुल चलेगी, रतनचंद ने हाथ हिलाकर कहा। आ जाना। प्यारेलाल की नज़रें उन दोनों पर टिकी रही। वे दूर होते जा रहे थे। सूरज पास आ पहुंचा। मैं तेरे से फिर मिलूंगा, अब इनके पीछे जा रहा हूँ। मेरे 4 हीरे? मिलेंगे मिलेंगे, पहले मुझे तो मिल लेने दे, कहकर सूरज कार की तरफ बढ़ा। मुझे भूल मत जाना, प्यारेलाल जैसे तड़प भरे स्वर में बोला। फिर वही बात, मैं क्या चोर हूँ जो? मेरा वो मतलब नहीं था, प्यारेलाल जल्दी से कह उठा। देखते देखते सूरज कार में बैठा और स्टार्ट करके चीटी सी रफ्तार से कार आगे बढ़ा दी। साथ ही मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, जप्पी को बताने के लिए कि वो उनके पीछे चल पड़ा है। उसने देखा कुछ आगे जाने पर उन्हें खाली टैक्सी मिली तो वे टैक्सी में सवार हो गए। सूरज सावधानी से उनका पीछा करता रहा। मोबाइल फ़ोन से डीएम जप्पी को अपनी और उन दोनों की पोजीशन के बारे में खबर करता रहा। जप्पी भी रास्ते में था और सूरज के बताए अनुसार उसकी तरफ ही आ रहा था। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति से फ़ोन पर बात की जिसे वो तीसरे साथी के तौर पर डकैती में अपने साथ मिलाना चाहता था। उसका नाम त्रिनाथ था। वो डकैती और हत्या का फरार मुजरिम था और कानून को उसकी तलाश थी। इन दिनों वो छिपकर रह रहा था। पुलिस से तंग वो देश को छोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहता था, परंतु उसके लिए 20-30 लाख की ज़रूरत थी, जो कि उसके पास नहीं था। पहचाना मुझे? उसकी आवाज़ सुनते ही देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पल भर की खामोशी के बाद त्रिनाथ की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। तुमसे मैं एक बार ही मिला था, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। देवराज चौहान हो तुम? हाँ। क्या काम है? मैं एक डकैती करने जा रहा हूँ, उसमें करोड़ों मिल सकते हैं। तुम्हारे साथ डकैती करके मुझे खुशी होगी। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, लेकिन पुलिस मेरे पीछे है। पुलिस क्यों पीछे है? वो तुम्हारा मामला है, तुम्हारा पहले का काम है, मैं अब की बात कर रहा हूँ। 2 पलों की खामोशी के बाद तैनात की आवाज़ आई। कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो। मैं इन दोनों भेस बदल कर एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर मैनेजर की नौकरी कर रहा हूँ। वैसे वो स्टोर वाला मेरी पहचान का है। अब वहीं जा रहा था, तुम वहीं आ जाओ। स्टोर का पता बोलो। त्रिनाथ ने पता बताया। देवराज चंद ने पता नोट किया। वहाँ इस तरह आना कि जैसे कुछ खरीदने आए हो। हाथ में थैला वगैरह पकड़े रहना, कोई शक नहीं करेगा। तो मैं पहचानूंगा कैसे? मैनेजर को पूछ लेना, मैनेजर कालिया। अगला दृश्य। रत्ने, यहाँ पर टैक्सी रुकवा लेते हैं। बंसीलाल भरे बाजार को देखता क्या उठा। कुछ ही दूर वो जगह है जहाँ से कार लेनी है। वहाँ तक पैदल ही चलते हैं, बाजार देखते हुए। शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए खरीदने को। तू खरीदेगा? हाँ। ठीक है, मैं भी खरीद लूँगा। टैक्सी रोक दे भाई साइड में। टैक्सी वाले ने साइड में टैक्सी रोकी। किराया देकर वे बाहर निकले और मस्ती से बाजार की रौनक देखते आगे बढ़ने लगे। कभी किसी दुकान में घुसकर भी चीज़ों की पड़ताल कराते। पूरे मूड मस्ती में थे दोनों। नोट जेब में थे और पाँव सातवें आसमान पर पड़ रहे थे। इस वक्त तो उन पर बिना पिए ही नशा सवार था। बंसी, हाँ यार, सारे हीरे बेचने हैं, कहीं पर बंगला खरीदना है। झोपड़पट्टी में अब नहीं रहा जाता।
खरीद ले, बेच ले हीरे। तू कहाँ रहेगा? सोचा नहीं। मेरे बंगले की छत पर कमरा बनाकर वहाँ पर रह लेना। तेरी भाभी तेरे को पराठे। मैंने शादी करनी है। तभी रतनचंद लड़खड़ाया, पाँव कहीं अटक गया था। चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक है। ये क्या सड़ी सी चप्पल पहन रखी है, नई खरीद? कोई दुकान आए तो बताना। तभी बंसीलाल की आंखें सुकड़ी, वो पीछे देख रहा था। रतनचंद ने भी पीछे देखा। 15-20 कदम पीछे सूरज था। सूरज को पूरा विश्वास था कि वे पीछे नहीं देखेंगे। वैसे भी ये भीड़ भरा बाजार था। वे दोनों महसूस नहीं कर पाएंगे कि उनका पीछा किया जा रहा है। परंतु यकायक बंसीलाल ने पीछे देखा और उनकी नज़रें मिल गई थी। फिर रतनचंद ने भी पीछे देखा और उसे पहचान लिया था दोनों ने। वो मोबाइल फ़ोन कानों पर लगाए तब जप्पी को अपनी स्थिति बता रहा था। सर, उन्होंने देख लिया है कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ये तो गलत हुआ। वे अब क्या कर रहे हैं? पता नहीं, सूरज बोला। वे मुझे ही देख रहे हैं। तुम जिस सड़क पर आगे बढ़ रहे हो, मैं उसी सड़क पर अगले चौक पर पहुंच चुका हूँ। आगे बढ़ोगे तो 2 मिनट में मुझ तक पहुंच जाओगे। वे अब क्या कर रहे हैं? वहीं खड़े मुझे देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सूरज को वहाँ देखकर रतनचंद और बंसीलाल हक्के बक्के रह गए थे। बंसी, ये तो वही सेठ है जो प्यारेलाल के साथ मेरी झोपड़ी खरीदने आया था। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन हमारे पीछे क्यों? तू बता क्यों? मेरे ख्याल में प्यारेलाल ने अपनी जात बता दी है। पुलिस को बता दिया है कि हमारे पास हीरे हैं। तो क्या ये पुलिस वाला है? रतनचंद घबराया। पक्का ये इस ताक में है कि हम हीरे बेचें और ये हमें रंगे हाथों पकड़ ले। रतन जब बंसीलाल की नज़रें मिली। मैंने हीरे ऐसी जगह छिपा रखे हैं कि किसी को नहीं मिलेंगे। रतन जब फुसफुसाकर बोला। मैंने भी हीरे बहुत गुप्त जगह छिपाए हैं। बंसीलाल विश्वास भरे सर में क्या उठा, किसी को नहीं मिलेंगे? फिर ठीक है, पुलिस ये साबित नहीं कर सकेगी कि हमने स्टार वॉर से हीरे उड़ाए हैं। ये पुलिस वाला अकेले ही हमारे पीछे है। हमें भाग चलना चाहिए, ये हमें नहीं पकड़ सकेगा। भागो, भाग। तेरे पास वो पैकेट है ना, कागज़ों वाला पैकेट, जो नाले में फेंकने को साथ लिया था? वो तो अभी मेरी कमीज़ के अंदर ही। पहला मौका लगते ही उसे उस पुलिस वाले की निगाहों से बचकर फेंक देना। अगर वो पैकेट हमारे पास से बरामद हो गया तो उस चोरी के जिम्मेदार हम ही माने जाएंगे। बंसीलाल क्या उठा। तूने तो बहुत समझदारी वाली बात कर दी। मेरे साथ वाली झोपड़ी में सिपाही रहा था 6 महीने, उससे ये बात सीखी। भागे हम, भाग ले। दोनों दौड़ पड़े। उन्हें भागते पाकर सूरज कान पर रखे मोबाइल पर क्या उठा। सर, वो भाग रहे हैं। किस तरफ? जिधर आप हैं। चिंता की कोई बात नहीं, वो मुझे मिल जाएंगे। सूरज भी उनके पीछे भाग खड़ा हुआ। भीड़ भरा बाजार था, भागने में परेशानी आ रही थी। परंतु वे टक्करे मारते जैसे तैसे भागे जा रहे थे। वे बचना चाहते थे और सूरज उन्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। अगला दृश्य। देवराज चांद उस डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचा जिसके बारे में त्रिनाथ ने बताया था। उस स्टोर में भीड़ थी। वहां लगभग हर चीज़ मिलती थी। वो 500 गज जगह में एक मंजिला बना था। एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। रोशनी से भरपूर वो रौनक भरी जगह थी। देवराज चांद ने होठों पर मूछें चिपका रखी थी कि एकाएक उसे कोई पहचान न सके। आंखों पर प्लेन शीशे का चश्मा चढ़ा रखा था। इतने में ही वो इतना बदल गया था कि एकाएक उसे पहचान पाना संभव न था। रिसेप्शन पर बिल बनाने वाली 3 युवतियां और 2 युवक मौजूद थे। वे व्यस्त नजर आ रहे थे। लोगों ने उन्हें घेर रखा था। मिस्टर कालिया कहाँ मिलेंगे? देवराज चांद ने पूछा। दूसरी बार पूछने पर जवाब मिला। पहली मंजिल पर हैं इस वक्त, वो उधर सीढ़ियाँ हैं। देवराज चांद पहली मंजिल पर पहुंचा। त्रिनाथ की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग अपनी ज़रूरत और पसंद का सामान खरीदने में लगे हुए थे। तभी देवराज चांद ने अपने करीब किसी को महसूस किया। वो फौरन पलटा। त्रिनाथ ही था उसके पास। वो भी बहुत पतला लग रहा था। वो हमेशा दाढ़ी रखता था परंतु इस वक्त क्लीन शेव था। शरीर पर धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगा रखा था। सिर पूरी तरह मुंडा रखा था। ऐसे में उसे पहचान पाना आसान नहीं था। कैसे हो देवराज चांद? देवराज चांद ने कंधे पर लटके थैले को ठीक किया। थैले को देखकर ऐसा लगता था जैसे सामान खरीद कर उसमें डाल रखा हो। बढ़िया लग रहा हो। देवराज चांद शांत स्वर में बोला। पहचान में नहीं आ रहा? डकैती करनी है, तैयार हो? मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, त्रिनाथ ने कहा। कहाँ करनी है डकैती? ये बाद में बताऊंगा। तैयारी हो गई? सब कुछ तैयार है। मुझे एक आदमी की ज़रूरत थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। अच्छा किया। मुझे बताओ कि कब कहाँ पहुँचना है? देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि तभी तेजी से आता कोई टकराया। वो टकराने वाला और कोई नहीं, रतन चंद था। अनजाने में नहीं, जानबूझकर टकराया था वो। कंधे पर लटके थैले को देखकर टकराया था और फुर्ती से कमीज के भीतर डाल रखा 6 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा वो पैकेट चुपके से खामोशी से थैले में सरका दिया। जप्पी और सूरज से वो पीछा नहीं छुड़ा पाया था। उसे लग रहा था कि पीछे पड़े पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे और उसके पास से वो पैकेट मिल गया तो वे साबित कर देंगे कि हीरे उन्होंने ही चुराए। ऐसे में भागते हुए इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आ गया और ऊपर की मंजिल पर चढ़ाया था। देवराज चांद के कंधे पर थैला देखा तो उससे टकराने के बहाने वो पैकेट थैले में सरका दिया था। परंतु देवराज चांद को थैले में कुछ डाले जाने का एहसास हो गया था। क्या डाला तुमने? देवराज चांद ने आंखें सिकोड़कर कहना चाह कि हड़बड़ाकर रतनचंद क्या उठा।
मैं ज़रा मुसीबत में हूँ। पीछे पागल पुलिस वाला यूं ही पड़ा है। 10 मिनट की बात है, वो चला जाएगा तो मैं अपना वो छोटा सा पैकेट ले लूँगा, सिर्फ 10 मिनट। तभी बंसीलाल पहुँचा। वो हाफ रहा था। रत्ने, वे साले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। चिंता मत कर, अब परवाह नहीं, रतनचंद ने कहकर देवराज चांद को देखा, मुस्कुराया, फिर बंसीलाल के साथ यूं टहलता आगे बढ़ा और चीज़ें देखने लगा जैसे सब कुछ खरीद लेगा। कोई और मौका होता तो देवराज चांद उसे यूं ना जाने देता। थैले में जो भी डाला है वो उसे निकाल कर वापस देता और उसे भेज देता। परंतु ये जानकर कि वहाँ पुलिस है, उसने जानबूझकर रतनचंद से कुछ न कहा, क्योंकि वो पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहता था। पुलिस उसे पहचान सकती थी, पास खड़े त्रिनाथ को पहचान सकती थी। ऐसे में मामला गंभीर हो जाता। वो त्रिनाथ के साथ बातों में व्यस्त हो गया। उसे विश्वास था कि जिसने उसके थैले में पैकेट डाला है वो मौका मिलते ही उसे पैकेट ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिन्न के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।